के बैचेस के बारे में बता देती हूँ। अभी कौन कौन से न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक तो अपेक्स बैच स्टार्ट हुआ है 5 जनवरी से। ये ग्रामर का एकदम बेसिक का बैच है, ठीक है। और वो कैप का समुद्र मंथन का बैच चल ही रहा है। अभी मेंस का बैच, कल मेंस का एग्जाम है, मेंस का बैच खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेंस की जगह आपका क्लोज टेस्ट का बैच आ रहा है। क्लोज टेस्ट का PQRS का पैसेज का बैच आ रहा है। उसके अलावा एक डाउट सेशन भी आ रहा है, क्योंकि डाउट सेशन बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा वन वर्ड और इडियम्स का एक एक्सक्लूसिव बैच आ रहा है, जिसमें हम सिर्फ वन वर्ड और इडियम्स पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि बच्चों को आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारे तो मेरे बैचेस हो गए, ठीक है। ऑल दीज आर द बैचेस। और सारे बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आपको रानी 10 कोड यूज़ करना है। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। देन कुछ भी दिक्कत हो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ये आपको हेल्प करेंगे एडमिशन दिलाने में। अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस देखते हो तो आपका डिस्काउंट 10% से भी ज़्यादा मिल जाएगा अगर पॉइंट्स इकट्ठा किया होगा। इसके अलावा ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इंग्लिश विद रानी मैम UC लाइव, और मेरे फेसबुक का भी वही है, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे पिन किया हुआ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, वहाँ से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। फेसबुक पे आप मुझसे, फेसबुक ग्रुप पे मुझसे जो भी डाउट्स है भेज के पूछ सकते हो। ये हमारे अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स है, ओके। शिखर बैच आ रहा है अनअकैडमी पे। देन यू हैव सफलता बैच, टारगेट बैच, एम बैच, अभी नया बैच आ रहा है 2 फरवरी से, ठीक है। ये सारे बैचेस हैं। मिशन बैच और टेस्ट सीरीज तो आपको पता ही है, हर मंडे के मंडे मेरा टेस्ट सीरीज चलता है 9 बजे। आप स्टूडेंट्स देते ही हो, लेकिन इस बार के बारे में खास बात है, इस बार वाउचर्स है। इस बार वाउचर्स दिया है, जो फर्स्ट रैंकर है उनको आपको मिलेगा 5000 का गिफ्ट वाउचर, जो सेकेंड है उसको 3000 का मिलेगा, और जो थर्ड रैंक है उसको 2000 का अमेजोन का वाउचर मिलेगा। तो टेस्ट दीजिएगा, इस वाउचर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आपका स्कोर, तो ये टेस्ट देना ज़रूरी है। ये 31 को, 31 जनवरी मतलब मंडे को 9 बजे। इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ओके। तो दीज आर द सारे बैचेज है, ठीक है। और मेन चीज़ मुझे बताना था कॉम्बैक्ट के बारे में। इस बार जो संडे को कॉम्बैक्ट होने वाला है ना, 30th है ना, ठीक है। इस बार जो संडे को कॉम्पैक्ट होने वाला है, हर संडे को कॉम्पैक्ट होता है, बट इस बार का कॉम्पैक्ट थोड़ा हटके है, क्योंकि इस बार मेगा कॉम्पैक्ट है। इसको दीजिएगा, इसमें भी प्राइजेज है आपके। क्या क्या प्राइजेज है भाई? सैमसंग का मोबाइल है, JBL का हेडफोन है और अमेजॉन वाउचर्स है, तो इसको दीजिएगा ज़रूर। और आपसे एक कोड मांगेंगे, एनरोल नाउ, तो कोड में आप रानी 10 डाल देना, RANI10, ठीक है, ताकि जब कभी भी आप एडमिशन लोगे ना तो आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा रानी 10 कोड यूज़ करके, ठीक है। ये सारे आपके बैचेस थे, ओके। यहाँ पे इन्होंने कोड के लिए बोला है, डाल देना रानी 10, ओके। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं अब। यस, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, अभी हम लोग इंग्लिश विद रानी मैम यूट्यूब पे वो कैप का सीरीज़ कर रहे हैं, और वो वाला वो कैप का सीरीज़ जो CHSL में पूछा गया है, ओके। इस बार CHSL के एग्जाम्स में पूछा गया है, एंड मैंने आपको सिनोनिम्स करवा दिया, इडियम्स करवा दिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा दिया, एरर्स करवा दिया, इम्प्रूवमेंट करवा दिया, ठीक है। और नाउ लेट अस मूव टू फिल अप द ब्लैंक्स। व्हाट आई फाउंड कि जो CHSL के जो एग्जाम्स अभी हुए हैं, तो मुझे सिनोनिम्स उसका बहुत ईजी लगा, एंटोनिम्स वॉज ऑल्सो ईजी, क्लोस्टर्स भी ईजी लगा, एरर भी बहुत ईजी लगा। बट व्हाट आई फाउंड कि जो फिल अप द ब्लैंक्स है उसका लेवल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ओके। बाकी इन कंपेरिजन टू द अदर थिंग्स, अपार्ट फ्रॉम दिस फिल अप द ब्लैंक्स दैट दे हैड आस्क्ड इन द एग्जाम, दैट इज द एरर्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड ऑल दैट, सारे ऑल दीज थिंग्स वर वेरी ईजी। बट मुझे फिल अप द ब्लैंक्स बहुत अच्छा लगा, तो व्हाट आई थॉट कि चलो फिल अप, पहले मैंने सोचा फिल अप द ब्लैंक्स नहीं करवाती हूँ, वो तो सब लोग कर लोगे, बट मुझे अच्छा लगा, बहुत प्रॉमिसिंग लगा अप टू द मतलब CHSL के लेवल के अकॉर्डिंग। सो आई थॉट कि चलो इसको भी करवा दिया जाए, कुछ चीज़ छूटना नहीं चाहिए। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे आए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक्स में कमी नहीं रखना, आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करता है, इसीलिए मैं बोलती हूँ लाइक्स। और जो भी सजेशंस है, ओके, एनी कमेंट्स, एनी क्वेरीज, एनी सजेशंस जो आप देना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर मैं नहीं भी देख पाती है तो मेरा टेक्निकल टीम देख लेता, और मुझ तक वो मैसेज कन्वे हो जाता है। तो यू आर वेलकम, योर सजेशंस आर अप्रिशिएटेड। जो भी आप बोलोगे उसके अकॉर्डिंग आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो सारी चीज़ें पूरी हो जाए, ओके। चलो स्टार्ट किया जाए। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन एंड देयर, बट इट, उन्होंने बोला आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन एंड देयर, मुझे ठीक उसी क्षण उन लोगों को रोक देना चाहिए था। किसी व्यक्ति के बारे में बोली जा रही है कि मुझे उन लोगों को ठीक उसी क्षण
उसी समय और उसी प्लेस पे रोक देना चाहिए था, बट इट नेवर डैश टू मी दैट आई शुड, बट मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे उन्हें रोक देना चाहिए था, बट ये मेरे दिमाग में आया नहीं। अब सेंटेंस देखना, बट इट नेवर रिमाइंडेड टू मी, इट नेवर रिमाइंडेड, रिमाइंडेड के साथ टू नहीं लगता है। जब भी फिल अप द ब्लैंक्स के साथ, व्हेनेवर फिल अप द ब्लैंक्स के साथ आपको कोई प्रेपोजिशन दिख गया ना, okay, whenever you have a preposition, तो this preposition will help you to a great extent in eliminating the options, option छांटने में help करेगा। but it never even suggested to me, suggested तो नहीं होगा क्योंकि ये किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए, और नॉन लिविंग थिंग किसी आपको कोई चीज़ सजेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सजेस्टेड के साथ हम वैसे टू लगाते हैं, सजेस्टेड के साथ भी टू लगता है, अकर्ड के साथ भी टू लगता है, और हैपेंड के साथ भी टू लगता है, बट रिमाइंडेड के साथ टू नहीं लगता है। ये मैंने आपको फिक्स प्रेपोजिशन में करवाया है, दिस रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग। रिमाइंड करना मतलब किसी चीज़ की याद दिलवाना, और ऑफ लगता है तो ये तो वैसे ही हटा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सजेस्टेड भी हो सकता है, बट इट आपको कोई चीज़ सजेस्ट नहीं करेगा, सजेस्ट कोई व्यक्ति आपको करते हैं, ही सजेस्टेड टू मी हो सकता था, तो ये भी हट गया। हाँ, अब देखो, आप हो सकता है ना कि पता नहीं आप एग्जाम में आपने क्या किया, आई डोंट नो, लेकिन हैपन का मतलब क्या होता है? एक मिनट, ठीक है, हैपन का मतलब होता है किसी घटना का होना, ठीक है, एन एक्शन टेकिंग प्लेस, किसी चीज का होना। और अकर का भी मतलब होता है किसी चीज का होना, जैसे एन अर्थक्वेक अकर करता है, ठीक है, वल्केनोज अकर करता है। और हैपन का मतलब ये कोई चीज़ आपके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई भी इंसिडेंट हुआ, हैपन, दोनों का मतलब होता है सेम, एक्शन टेकिंग प्लेस, कोई भी चीज़ का होना। हैपन का मतलब भी होता है किसी चीज़ का होना, और अकर का मतलब भी होता है किसी चीज़ का होना, मतलब, लेकिन यहाँ पे है ना, दोनों में से यही कोई होगा। इट नेवर डैश टू मी, ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं। हैपन का एक ही मतलब होता है किसी चीज का होना, बट अकर का दो मतलब होता है। एक अकर का मतलब होता है टू कम इन टू माइंड, कोई भी चीज का दिमाग में आना, दिमाग में आना, टू कम इन टू माइंड, कोई भी चीज का दिमाग में आना। जैसे आप बोलते हो ना, बोलते समय यार ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मैं ऐसा भी कर सकती थी, तो इट नेवर अकर्ड टू मी, इट नेवर अकर्ड टू मी का मतलब है ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो ये वही सेंस में बोल रहे हैं कि मैं उन्हें रोक सकता था, बट ये मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मुझे उन्हें रोक देना चाहिए, मैं उनको रोक सकता था, तो आंसर इज अकर्ड। बट हैपन का मतलब हमेशा घटना के सेंस में, एनी इंसिडेंट हैपनिंग, एनी एक्टिविटी, एनी एक्शन, बट अकर्ड हैज टू मीनिंग्स। तो यहाँ अकर का मतलब कम इन टू माइंड के सेंस में, इट नेवर केम इन टू माई माइंड, ओके, तो आंसर इज अकर्ड। नेक्स्ट, शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द डैश जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। शेखर गुप्ता हमारे इंडिया के बहुत डैश जर्नलिस्ट में से एक है। Whenever you have fill up the blanks ना, तो first try to find out the part of speech of the following words. Eminent का मतलब होता है famous, ठीक है, famous। और exponent करना मतलब कोई चीज़ का कोई सी आइडिया को सपोर्टर ऑफ एन आइडिया, किसी आइडिया को सपोर्ट करना, किसी आइडिया या किसी बिलीफ को सपोर्ट करना। इमिनेंट, डेथ इज इमिनेंट, जो होकर रहेगा, जिसको टाला नहीं जा सकता है। इमिनेंट का मतलब है लाइकली टू हैपन, जो चीज़ फ्यूचर में, मतलब जो चीज़ जल्दी होगा, समथिंग विच इज़ वेरी इम्पेंडिंग। अप्रोचिंग मतलब कोई चीज़ जल्दी होके रहेगा, जिसको आप टाल नहीं सकते, और लाइकलीहुड होके रहेगा। पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलिवेंट का मतलब होता है उपयुक्त। अब आप अपने ऑप्शंस देखो, ये जर्नलिस्ट क्या है? ये जर्नलिस्ट नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड एन एडजेक्टिव। सो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि इस वर्ड में हमें एक एडजेक्टिव चाहिए। एमिनेंट एडजेक्टिव है, बट एक्सपोनेंट हम किसको बोलते हैं? उस व्यक्ति को बोलते हैं जो किसी आइडिया को सपोर्ट करता है, तो एक्सपोनेंट इज अ नाउन, ओके। और एमिनेंट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, और पर्टिनेंट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। तो एक ऑप्शन तो वैसे ही हट गया, इमिनेंट होगा नहीं। ये बोल रहे शेखर गुप्ता हमारे बहुत सारे प्रसिद्ध जर्नलिस्ट में से एक है, तो आंसर इज एमिनेंट। आपको मैंने कंफ्यूज वर्ड में करवाया भी, आपको मैंने कंफ्यूज वर्ड में ये वर्ड करवाए, एमिनेंट मतलब लाइकली टू हैपन, इमिनेंट भी करवाया है, और एक वर्ड करवाया था, वीडियोस देखना जो नए स्टूडेंट्स है, एमानेंट, ठीक है। एमानेंट भी आपको एक वर्ड करवाया है। एमानेंट मतलब इंटरनल, अंदरूनी, आंतरिक। नेक्स्ट,
कोर्ट्स हेल्प इन द रेजोल्यूशन ऑफ डैश इश्यूज, कोर्ट्स आपको हेल्प करता है, रेजोल्यूशन का मतलब है इन द सॉल्विंग, कौन से इश्यूज सॉल्व करने में कोर्ट आपको हेल्प करता है। ऑप्शंस देखिए, ये इस बार का मैंने देखा कि मैक्सिमम मुझे फिल अप द ब्लैंक्स जो दिखाना दैट वाज वोकैब बेस्ड, सो इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट दिस टाइप्स ऑफ फिल अप द ब्लैंक्स तो यू हैव टू एनहांस योर वोकैब, और हम लोगों ने काफ़ी सारा वोकैब किया, इट्स नॉट दैट कि सारे वर्ड्स अपने कर लिए। कंटेम्पचुअस का मतलब मैंने आपको बताया है, okay, you know the meaning of all the words, but you people get confused while eliminating the options, okay, and select the most appropriate one. Conscientious भी बताया, conscience का मतलब है अंतरात्मा, conscientious लोग जो होते हैं बहुत सिद्धांतवादी, ethical लोग होते हैं, they are very scrupulous, सिद्धांतवादी जो कभी गलत काम नहीं करते हैं, these people are very honest, Puritan होते हैं, these people are very prudish होते हैं, priggish होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं, कभी गलत काम नहीं करते। और कंटेंशियस का मतलब, कंटेंशन वर्ड सुना है, कंटेंशन का मतलब होता है विवाद, और कंटेंशियस मतलब विवादित, डिस्प्यूटेबल। तो कोर्ट आपका क्या है, और प्रिजम्पशियस का मतलब होता है प्राउड, घमंडी, ठीक है, यहाँ पे प्रिजम्पशियस लोग घमंडी। तो कोर्ट आपको घमंडी इश्यूज सॉल्व करने में थोड़ी हेल्प करता है, जो विवादित है, कुछ भी विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, तो तभी जाके आप कोर्ट में जाते हो सॉल्व करने के। During the tsunami, my family took dash in a guest house on the hill. सुनामी के दौरान मेरे फैमिली ने डैश लिया गेस्ट हाउस में, पहाड़ पर एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पे क्या लिया, रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है बैक, वापस हो जाना, बैक, मूव बैक। कभी कभी एनिमीज रिट्रीट हो जाते हैं, दुश्मन पीछे वापस चले जाते हैं, मूव बैक, पीछे हट जाना। रिफ्यूज का मतलब होता है आश्रय, जिसको हम शेल्टर बोलते हैं, आश्रय लेना, शेल्टर लेना, ठीक है, आश्रय लेना। हार्बर तो जानते हो, हार्बर करना, किसी को प्रोटेक्ट करना भी, हार्बर वैसे नाउन भी होता है, हार्बर वर्ब भी होता है, किनारा, शिप्स वगैरह को हार्बर पर लगाया जाता है, प्रोटेक्शन। अब आपके दिमाग में क्या जा रहा होगा, एग्जाम्स में हो सकता है कि सुनामी के समय मेरे फैमिली ने गेस्ट हाउस में पनाह लिया, प्रोटेक्शन लिया, तो ये तो नहीं होगा और ये तो नहीं होगा। अब आपके दिमाग में जा रहा होगा प्रोटेक्शन, बहुत सारे बच्चे प्रोटेक्शन करके आए होंगे, बट आंसर इज रिफ्यूज। किस वर्ड की वजह से आपको रिफ्यूज पता चला, गेस्ट हाउस। देखो रिफ्यूजीज होते हैं ना, शरणार्थी, रिफ्यूजीज, शरणार्थी को हम लोग कहीं किसी जगह पे शरण देते हैं। प्रोटेक्शन तो आप किसी भी चीज से कर सकते हो, प्रोटेक्शन आप कोविड से भी ले सकते हो, किसी दुश्मन से भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने आप को मलेरिया, किसी डिजीज से भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट किसी जगह पे आप अपने आश्रय ले रहे हो ना, किसी जगह पे जाकर प्रोटेक्शन ले रहे हो, आश्रय ले रहे हो, तो हम उसको रिफ्यूज बोलते हैं। तो सुनामी के समय इस घर में आश्रय लिया जो पहाड़ पे घर था, तो रिफ्यूज होगा। रिफ्यूजीज वर्ड इसी से बना है, शरणार्थी, शरण लेना किसी जगह पे जाके। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट में क्लाइंब करने के बाद आपका एक्सपीरियंस क्या करता है, ये आपको चेंज कर देता है। हैविंग क्लाइंब का मतलब ये काम हो चुका है, ठीक है। हैविंग क्लाइंब ये क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, ओके। हैविंग क्लाइंब परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसका मतलब है कि काम हो चुका है। और फ्रीक्वेंटली का मतलब है कि कोई काम बार बार होता है, ये तो नहीं होगा। रेगुलरली में भी बार बार, रेयरली का मतलब भी ना के बराबर। तो आंसर इज कंप्लीटली, जो हो सकता है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द माउंट एवरेस्ट चेंजेस यू कंप्लीटली, वो एक्सपीरियंस आपको पूरी तरह से बदल दे रहा है। थोड़ा सा दिमाग वगैरह लगाना है एग्जाम में। कोर्ट्स आर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब वर्ड्स ना, मैंने डिसाइड किया था कि मैं फिल अप द ब्लैंक्स नहीं करवाऊंगी, बच्चे तो कर ही लेते हैं, बट व्हेन आई सॉ द फिल अप द ब्लैंक्स तो मैंने बोला नहीं, ये तो अच्छा है, इसको तो करवाना बनता है। तो कोर्ट्स आर मास्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज दे, ये दे किसके लिए लगा है, कोर्ट्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं लगा है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इट लगा है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आंसर पे जाओगे। जो कोर्ट्स है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के डैश है, ठीक है। एज दे आर एक्सपेक्टेड टू सी कि कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान रहे, मेंटेन रहे। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट के आगे, हमारे संविधान के आगे कोर्ट मास्टर नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन का मास्टर है। कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्ट से ज़्यादा ऊपर पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन का है। तानाशाह नहीं है, सेंटिनल्स है। सेंटिनल्स का मतलब होता है गार्डिंग फोर्स, गार्जियन।
प्रोटेक्टर्स, प्रोटेक्टर्स। ये जो कोर्ट है ना, यही तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चीज़ों को कोर्ट प्रोटेक्ट करता है, और ये ध्यान रखता है कि कोर्ट के सारे जो भी, कोर्ट नहीं सारी, कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी नियम कानून बने हैं ना, मतलब जो भी डिसीजन, जो भी आर्टिकल्स वगैरह, नियम कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले, तो कोर्ट्स आर द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशंस के गार्जियन है, और ध्यान रखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असम्मानित ना हो, उसका रिस्पेक्ट बरकरार रहे। तो सेंटिनल्स, मैंने आपको सेंटिनल्स बताया भी है। ओके, बड़े बड़े वॉल्स होते हैं, गार्डिंग वॉल्स, गार्डिंग वॉल्स, बड़े सेंटिनल्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े वॉल्स, ढाल, दीवार बनाया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। आंसर इज दिस। अकॉर्डिंग टू सोराब जी, लिसनिंग टू केसेस बीइंग आर्ग्यूड इन कोर्ट कैन बी डैश। इनके अनुसार कोर्ट में जो केसेस सुनना ना, ये डैश हो सकता है, बट देर आर लाइटर मोमेंट्स टू। ये वर्ड डिसाइड करेगा कि आंसर क्या हो। ओके, दिस वर्ड विल डिसाइड कि अल्टीमेटली आंसर क्या होने वाला। बट वाला सेंटेंस क्या जाता है, बट वाला सेंटेंस गोज कॉन्ट्राडिक्टरी, तो बाद वाले का तो आंसर दिया है। लाइटर मोमेंट्स मतलब बहुत लाइवली, लाइटर मोमेंट्स का मतलब है कोई भी चीज़ बहुत सीरियस नहीं है, वेरी हैप्पी मोमेंट्स, वेरी लाइवली। तो ये लाइवली जब है तो ये तो आंसर नहीं होगा। वेरी फन वाले मोमेंट्स, बहुत एंटरटेनिंग मोमेंट्स, तो आंसर इज टीडियस। टीडियस का मतलब होता है ना वेरी बोरिंग, थका देने वाला। तो ये बोल रहे हैं कि समटाइम्स कोर्ट के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, एकदम बोरिंग हो जाते हैं, थका देने वाले, बट कभी कभी लाइटर मोमेंट्स भी आ जाते हैं, हंसी मजाक फन मोमेंट्स भी आ जाते हैं। पीपल हैव ओवरकम पॉवर्टी, लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। गेट ओवर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है ओवरकम। लोगों ने गरीबी को ओवरकम कर लिया है। ड्रग एडिक्शन से भी बहुत लोग बाहर निकल चुके हैं। अब्यूज, डिवोर्स, मेंटल इलनेस, ये सब पे लोगों ने काबू पा लिया और उससे उभर कर बाहर निकल चुके हैं। एंड वर्चुअली एवरी डैश नोन टू मैन, एंड वर्चुअली हर वो डैश जो मैन जानता है, लोगों ने उसको ओवरकम कर लिया है। तो हर वो क्या, अब ध्यान दो, एंड वर्चुअली एवरी डैश को जो मैन जानता है उसको ओवरकम कर लिया है। गरीबी और ड्रग एडिक्शन और डिवोर्स के अलावा और आपके लाइफ में जो भी डैश है, डिफाइंस का मतलब तो प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, डिस्प्यूट का मतलब तो लड़ाई झगड़ा विवाद, ये भी नहीं होगा, ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। एवरी चैलेंज जो आपके रास्ते में आया है, इन सब के अलावा ये पॉवर्टी, अब्यूज, डिवोर्स क्या है आपके रास्ते में के प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, ऑब्स्टैकल्स है, डेटरेंट्स है, तो इसको सबने ओवरकम कर लिया। तो एवरी चैलेंज, एवरी है तो मैंने चैलेंज लगाया। ऑफ ऑल द इमोशंस दैट डैश थ्रू मी as I stood on the summit of Everest, the dominant one I think was humility. अब कुछ बच्चे ह्यूमिलिटी देख के, जो कि मैंने कई बार बताया भी है, कुछ बच्चे ह्यूमिलिटी देख के ना इसको शर्मिंदगी समझ लेंगे। ये ह्यूमिलिटी का मतलब होता है, ये वर्ड किससे बना है, हम्बल से। हम्बल का मतलब है विनम्रता। तो इस माउंट एवरेस्ट के ऊपर खड़ा होके तो मुझे एक विनम्रता वाली फीलिंग आने लगी। जितने भी इमोशंस मेरे अंदर चल रहे थे, जितने भी मेरे अंदर इमोशंस डोमिनेट थे और चल रहे थे थ्रू मी, एज जब मैं एवरेस्ट के ऊपर था, तो उसमें सबसे डोमिनेंट, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे उजागर इमोशन जो मुझे फील हो रहा था वो क्या था, हीव्ड नहीं होगा। हीव्ड का मतलब होता है ना ब्रीथ करना, जैसे आप बोलते हो ना राहत का सांस लेना, आई ब्रीथ द साई ऑफ रिलीफ, राहत का सांस लेना। पिच भी नहीं होगा। पिच का मतलब दो मतलब होता है, एक पिच का मतलब है टेंट वगैरह को पिच करते हो, गाड़ते हो, और एक पिच का मतलब होता है थ्रो आउट, फेंक देना, ये भी नहीं होगा। इमोशंस पिच्ड नहीं होते। हीव हम करते हैं ना, ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, जैसे राहत की सांस ले रहे हो। स्लैम का मतलब होता है डोर को स्लैम करते हो, शट करते हो, शट अप नहीं, शट करते हो। और एक स्लैम का मतलब क्रिटिसाइज भी होता है, निंदा करना। सो द आंसर इज सर्ज्ड। मेरे अंदर जितने भी, स्पष्ट रूप से, सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज करना, तो सारे इमोशंस जितने भी उसके अंदर इंक्रीज हो, मतलब थे, सर्च कर रहे थे, बढ़ रहे, उसमें से सबसे ह्यूमिलिटी वाला। We had our time of peace. We had a time of peace and goodwill. A time I will dash as long as me, as long as I live. तो हमने बहुत पीसफुल और गुडविल वाला टाइम एक्सपीरियंस किया, और इस टाइम को मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक क्या करूंगा, चेरिश करूंगा। आई विल एंजॉय, ओके, आई विल एंजॉय, आई विल रिमेंबर दिस टाइम। रिमेंबर किसी चीज को ना, बहुत अच्छी वाली यादें, प्लेजेंट मेमोरीज ऑफ द पास्ट के लिए आप यूज करते हो चेरिश।
आई चेरिश द मोमेंट स्पेंड विथ यू। जैसे आपने किसी के साथ कोई मोमेंट्स बिताए हैं तो आपको लगेगा यू इंजॉय, यू सेलिब्रेट, यू इंजॉय। तो एस्टीम का मतलब तो रिस्पेक्ट होना। तो ये बोल रहे हैं कि मैं उस टाइम को हमेशा याद रखूंगा जो जब तक मैं जिंदा रहूंगा। आई ऑलवेज इंजॉय द मोमेंट। It is claimed that if you take a certain homeopathic medicine, it will dash you against the coronavirus. ये दावा किया गया है कि आप अगर certain homeopathic medicine लेते हैं तो ये कोरोना से आपको डैश बनाएगा। तो सेंटेंस देखना, शेल्टर तो नहीं होगा, इट विल शेल्टर यू। शेल्टर देखो इससे डिसाइड होगा, विल से डिसाइड होगा। ये विल मॉडल वर्ब है, ये विल मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं और ऑक्सिलरी के तुरंत बाद एक मेन वर्ब आना चाहिए, मेन वर्ब आना चाहिए। तो अभी मैंने बोला था ना शेल्टर का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, आश्रय देके, ठीक है, किसी जगह पे शेल्टर दी जाती है, तो ये तो नहीं हो, इट विल शेल्टर यू। रीइंफोर्स करना मतलब जबरदस्ती, फोर्सफुल, किसी चीज़ को मतलब फोर्सफुल नहीं, रीइंफोर्स का मतलब होता है लागू करना, लॉज वगैरह को रीइंफोर्स किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, इम्प्लीमेंट। और फोर्टिफाई का मतलब तो कई बार बताया है, स्ट्रेंथन करना। अब हो सकता है कि एग्जाम में कुछ बच्चे ना इम्यून करके आए होंगे, क्योंकि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो ना तो आप इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप रेजिस्टेंट हो जाओगे, आपको वायरस मतलब कोविड नहीं होगा। तो कुछ बच्चे इम्यून करके आए होंगे, बट इम्यून आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो इम्यून है ये एडजेक्टिव होता है, इसी का नाउन बनता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इसका नाउन बनता है, इम्यून एडजेक्टिव है और मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरी होते हैं और ऑक्सिलरी के बाद हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। तो आंसर इज ये। रीइंफोर्स करना, लॉज वगैरह को रीइंफोर्स मतलब किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना फोर्सफुली, फोर्सफुली। एक तो एनफोर्स भी होता है, लॉज वगैरह को आप एनफोर्स भी करते हो, एनफोर्स भी करते हो, इम्प्लीमेंट करना, लेकिन रीइंफोर्स का मतलब है कोई भी चीज़ को लागू करना, मतलब बहुत फोर्सफुली, ओके मतलब बहुत ज़्यादा एम्फोसिस डाल के मजबूर करके एम्फिक करना। तो अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो ना तो इट विल स्ट्रेंथन यू, ये आपको स्ट्रेंथन करेगा, इम्यून नहीं करेगा। द माइग्रेंट क्राइसिस लेड सेवरल स्टेट्स, ये जो माइग्रेंट क्राइसिस कोविड के वजह से लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट होने लगे, पलायन करने लगे, और ये संकट को दूर करने के लिए, ये संकट की वजह से ना बहुत सारे स्टेट्स ने अपने एग्जिस्टिंग मतलब जो लॉज पहले से थे उसको क्या किया, इंट्रोड्यूस नहीं किया। इंट्रोड्यूस करना तो कोई भी चीज़ पहली बार, बट एग्जिस्टिंग मतलब वहाँ तो लॉज पहले से थे, पहले से जो लॉज थे। इनिशिएट का मतलब भी स्टार्ट, अबैंडन नहीं है, आप अपने लेबर लॉ को त्यागोगे थोड़ी, आपने अमेंड किया। अमेंड का मतलब है उसमें संशोधन किया, उसमें अमेंडमेंट्स किया, चेंजेस किया, चेंज किया। अमेंड का मतलब है पूरी तरह से चेंज नहीं करना, संशोधन करना। तो माइग्रेंट क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए ना जो लॉज पहले से लेबर लॉज बनाए गए थे उसमें स्टेट्स ने सुधार किया। विथ अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी ही कुड डैश ओनली 2 tickets फॉर द ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू रांची। आंसर बताना, विथ अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी मतलब बहुत डिफिकल्टी के बाद उसे मुंबई से रांची का 2 टिकट प्राप्त किया उसने, इनकर। आप अटेन का मतलब हासिल करना, टिकट हासिल नहीं करते हो। अटेन आप अपने गोल को अटेन करते हो, किसी मिशन वगैरह को करते हो। इनकर करना मतलब कोई भी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, टिकट्स को गेन भी नहीं करो। आंसर इज प्रोक्योर। प्रोक्योर का मतलब है यू गेट, ओके, यू गॉट 2 tickets। अटेन, जैसे अटेन ना जनरली हम इनटैंजिबल चीज़ों के साथ करते हैं, जैसे एनलाइटनमेंट मतलब इनटैंजिबल मतलब बहुत जो चीज़ें छू नहीं सकते, इमोशंस वगैरह के लिए, स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए। जिसको जैसे ही अटेंड, ही प्रोक्योर्ड सक्सेस नहीं होता है, ही अटेंड सक्सेस। सक्सेस इनटैंजिबल है, जिसको आप छू नहीं सकते हो, सिर्फ देख सकते हो। तो जनरली हम इनटैंजिबल चीज़ों के साथ अटेन वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इट हैज़ बीन अनाउंस्ड दैट आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 2 months डोमेस्टिक फ्लाइट्स विल डैश फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ये अनाउंस किया गया है कि 2 months के गैप के बाद फिर से डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू होगा। तो आंसर यहाँ पे रिज्यूम होगा। रिज्यूम का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ स्टार्ट हो गया है, चलता रहा, फिर रुक गया, कोई भी चीज़ फिर से स्टार्ट किया गया। मतलब फ्लाइट्स तो पहले से ही चल रहे थे, फ्लाइट्स तो पहले से ही जा रहे थे, बट कोविड की वजह से रोक दिया गया था, वो फिर से स्टार्ट होगा। रिज्यूम। एडवांस का मतलब तो आगे बढ़ाना, ओके, किसी भी चीज़ को एडवांस करना, आगे बढ़ाना, स्पीड अप करना। प्रोसीड का मतलब भी आगे,
रीटेक भी नहीं होगा, रिज्यूम होगा। 15 तक रखते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटीज न्यू इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ विल ऑफर अ डैश ऑफ प्रोग्राम्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी का न्यू इंस्टीट्यूशन ना कॉल्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ विल ऑफर अ डैश ऑफ प्रोग्राम्स। ये आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स डैश करेगा। अब आपके दिमाग में आएगा प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स मतलब बहुत सारा। आपके दिमाग में स्केल तो नहीं होगा, ब्रांच नहीं होगा, आपके दिमाग में आ सकता है अ फ्यू ऑफ प्रोग्राम्स। अ फ्यू ऑफ प्रोग्राम्स भी आ सकता है। देखो मैं उस हिसाब से जा रही हूँ ना जहाँ जहाँ पे एग्जाम्स में गलती कर सकते हो, ओके। तो अ फ्यू ऑफ प्रोग्राम्स भी जा सकते हो। अ प्लीथोरा, प्लीथोरा मैंने पढ़ा दिया। प्लीथोरा का मतलब होता है प्लेंटी, प्लीथोरा का मतलब प्लेंटी होता है, प्लेंटी ऑफ प्रोग्राम्स। आंसर प्लीथोरा भी है। फ्यू इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि यहाँ हम ऑफ से हमें सिलेक्शन नहीं बताना। अ फ्यू ऑफ प्रोग्राम्स मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स में से कुछ, बट यहाँ यहाँ सिलेक्शन का सेंस नहीं जा रहा है। यहाँ बोल रहे हैं अ प्लेथोरा ऑफ प्रोग्राम्स मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स, आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स देने वाले हैं। यहाँ कोई सिलेक्शन वगैरह नहीं है कि फ्यू लगाओ। ओके तो चलो मैं एंड करती हूँ, अब मेरी क्लास भी है तो मुझे एंड करना होगा। आप लोग जानते हो हर 1 घंटे पे क्लासेस होते रहता। मैंने सोचा तो था 20 करवाऊंगी बट कोई बात नहीं है, 25। साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर एंगेज्ड इन डैश हाउ टू फाइंड अ वैक्सीन फॉर कोविड-19। सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट एंगेज है क्या करने में, ठीक है, क्या करने में? दे आर एंगेज्ड इन रिसर्चिंग हाउ टू फाइंड, स्क्रूटिनाइजिंग हाउ टू फाइंड, इन्वेस्टिगेटिंग और इंस्पेक्टिंग। देखो हम अपना ऑप्शन को छाटते हैं। स्क्रूटिनाइजिंग का मतलब होता है ना बहुत बारीकी से जांच पड़ताल, ओके, किसी चीज़ का बहुत बारीकी से जांच पड़ताल कर रहे हैं तो स्क्रूटिनाइजिंग तो होगा नहीं। और इंस्पेक्टिंग का मतलब है फिजिकली कहीं पे जाके जांच पड़ताल करना। जैसे आपके स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर्स आते हैं कहीं पे जाके। अब हमारे मैक्सिमम बच्चों का आंसर हो सकता है रिसर्च जाए, बट आंसर इन्वेस्टिगेटिंग है, ठीक है। फिर मैंने बच्चों से पूछा कि क्या आंसर दिया है CHSL ने, उन्होंने बोला कि मैम इन्वेस्टिगेटिंग ही दिया है। अब आप बोलोगे कि मैम वैक्सीन का इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? देखो यहाँ पे दिया है ना एट अ टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड। रिसर्च कोई सिंगल व्यक्ति भी कर सकता है, रिसर्च तो कोई भी कर सकता है, बट कोई एक एपिडेमिक आया है, कोई भी पैंडेमिक आया है और पूरे लोग एक ही समय पे उस डिजीज पे लेके जांच पड़ताल कर रहे हैं उसका वैक्सीन बनाने के लिए, तो उसके लिए हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेट मतलब बारीकी से जांच पड़ताल हो रहे हैं, सारे लोग अपना अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कैसे कोविड के लिए वैक्सीन लाया जाए। रिसर्च नहीं होगा, रिसर्च इज सिंपली रिसर्च मतलब सिंपली रिसर्च हो रहा है। और यहाँ पे क्या है कि किसी आपदा वगैरह कोई इमरजेंसी आ गई है और सब मिलके एक ही चीज़ पे जांच पड़ताल हो रही है वैक्सीन निकालने के, तो आंसर इज इन्वेस्टिगेटिंग। हो सकता है एग्जाम में आप रिसर्चिंग करके आए होंगे। डैश ऑफ अडल्टरेटेड फूड स्टफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है। डैश ऑफ अडल्टरेटेड मतलब मिलावटी फूड स्टफ से डैश रहना है। अब ये सेंटेंस देखना, अवेयर हमारा एडजेक्टिव है, अवेयर होना एडजेक्टिव है। वरी भी एडजेक्टिव है, वरी का मतलब भी होता है केयरफुल होना। अवेयर का मतलब होता है जागरूक होना किसी चीज़ से, ठीक है। अवेयर के साथ भी ऑफ लगता है, वरी के साथ भी ऑफ लगता है, बी वर के साथ भी ऑफ लगता है और कॉशियस के साथ भी ऑफ लगता है। इसका मतलब भी है केयरफुल होना और ये भी एडजेक्टिव है। अब आप अपने ऑप्शंस को देखो, 3 एडजेक्टिव है बट बी वर का मतलब होता है बीवेयर रहना, मतलब सावधान रहना। ये एक वर्ब है, तो 3 ऑप्शन एडजेक्टिव है और एक ऑप्शन वर्ब है। नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर यू नीड एन एडजेक्टिव और वेदर यू नीड एन एडजेक्टिव और वेदर यू नीड अ वर्ब। आपको डिसाइड करना है। ये बोल रहे हैं कि आपको मिला वाले फूड स्टफ से दूर रहना है, सावधान रहना है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे एक आपको एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एडवाइस दिया जा रहा है, आपको सजेशन दिया जा रहा है कि मिलावट वाली चीज़ों से दूर रहना। और एडवाइस एंड सजेशन वाले सेंटेंस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये एक वाक्य है, इसमें अभी तक हमें वर्ब नहीं मिला है, तो हमें वर्ब की ज़रूरत है। और यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है, मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होता है। गो देयर, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करिए। तो ऑल दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ वर्ब। इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, तो यहाँ पे बी वर्ड लगाएंगे, हमें वर्ब चाहिए। नो डाउट सारे वर्ड्स अपने साथ ऑफ लेता है बट बी वर्ड ऑफ।
आई एम सॉरी टू डैश ऑन यू एट दिस लेट आवर। सेंटेंस देखो, आई एम सॉरी टू इंटरफेयर, इंटरफेयर के साथ ऑन नहीं होता है, इंटरफेयर के साथ ऑन नहीं होगा। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट ऑन यू नहीं होगा। आई एम सॉरी टू इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट के साथ तो ऑन लगता है नहीं। आंसर इज इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब होता है ना किसी को बिना इन्फॉर्म किए उनके घर पहुंच जाना और उन्हें डिस्टर्ब करना, किसी को डिस्टर्ब करना, इंट्रूड। वैसे इंट्रूड का मतलब इंट्रूडर्स, इंट्रूड किसी जगह पे भी आप इंट्रूड करते हो। द एनिमी इंट्रूडेड ऑन या अपॉन द टेरिटरी, घुसपैठ के सेंस में, किसी जगह पे घुसपैठ कर रहे हो, बट यहाँ घुसपैठ के सेंस में नहीं है। ओके यहाँ पे इंट्रूड ऑन यू मतलब मैंने बिना बोले, बिना इन्फॉर्म किए कहीं पे पहुंच जाना, तो इंट्रूड ऑन यू, इंट्रूड के साथ ऑन लगता है। द ट्रेन इज डैश फॉर बिहार, द ट्रेन इज, ये द ट्रेन इज डैश फॉर बिहार मतलब ये ट्रेन बिहार के लिए है, मतलब बिहार तक जाएगा ये ट्रेन, ये ट्रेन बिहार तक जाएगी। तो यहाँ पे द ट्रेन इज बाउंड, बाउंड फॉर, बाउंड फॉर का मतलब होता है डेस्टिन टू, मतलब इसका डेस्टिनेशन बिहार के लिए। द ट्रेन इज डेस्टिन टू बिहार मतलब ये ट्रेन बिहार तक जाएगी और ये इट इज बाउंड फॉर बिहार। ओके मतलब दिस ट्रेन विल ट्रैवल टू, बाउंड फॉर का मतलब है ट्रैवलिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। दिस ट्रेन विल बाउंड फॉर बिहार मतलब दिस ट्रेन विल ट्रैवल टू बिहार। अगर डेस्टिन रहता ना तो डेस्टिन के साथ आप टू लगाते, बट बाउंड के साथ फॉर भी लगता है, फॉर लगता है। बट कभी कभी बाउंड के साथ हम टू भी लगाते हैं। यू आर बाउंड टू डू, बाउंड टू डू मतलब आपको ये करना ही है, आपके ऊपर बाध्यता है, रिस्ट्रिक्शन है, दिस इज मैंडेटरी। कभी कभी हम बाउंड के साथ विथ भी लगा देते हैं, किसी को किसी चीज से बांधा गया है, ही वॉज बाउंड विथ अ चेन मतलब उसको हथकड़ियों में बांधा गया। तो बाउंड के साथ डिफरेंट प्रेपोजिशन लगता है, ये याद रखना है। यहाँ जो सेंटेंस जा रहा था उसके अकॉर्डिंग बाउंड के साथ मैंने फॉर लगाया, मतलब लेकिन अगर बाउंड के साथ टू भी लगता है, जैसे मैंने लिखा है द स्टूडेंट्स आर बाउंड टू डू द वर्क, ये स्टूडेंट्स को काम को करना ही है। टीचर ने बोला कि बच के नहीं जा सकते हैं, यू आर बाउंड टू डू डैट मतलब आपके लिए मैंडेटरी है, आपको करना ही है, तो वहाँ बाउंड टू लगाई। और द प्रिजनर वॉज बाउंड विथ अ चेन, प्रिजनर को चेन से हथकड़ियों में बांध दिया गया। द प्रिजनर वॉज बाउंड, तो बाउंड के साथ विथ भी लगता है जब आप किसी चीज़ से किसी के मूवमेंट को रोक दे रहे हैं, ठीक है, बाधित कर दे रहे हैं, मूवमेंट को रोक दे रहे हैं। और यहाँ तो बाउंड फॉर ट्रैवलिंग के सेंस में, एक जगह से दूसरे जगह, डेस्टिन्ड है, डेस्टिन्ड होता तो टू लगाते। द ओल्ड बिल्डिंग वॉज डैश बाय द अथॉरिटीज, आंसर बताना। द ओल्ड बिल्डिंग वॉज डैश बाय द अथॉरिटीज, अधिकारियों ने ओल्ड बिल्डिंग को क्या किया, पुल डाउन कर लिया। पुल डाउन का मतलब होता है डिमोलिश, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय करना, बिल्डिंग को गिरा देना, डिमोलिश कर देना, ठीक है, गिरा देना, डिमोलिश कर देना। और पुल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, टू बी सक्सेसफुल, कोई भी काम को सक्सेसफुली कर लेना, ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे भी टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली कोई चीज़ को आपने अचीव कर लिया, ऐसे बोलते हैं ना, ही पुल्ड ऑफ वेल का मतलब है उसने मतलब अच्छे से चीज़ को हासिल कर लिया, वो जीत गया। और पुल थ्रू का मतलब क्या होता है, जैसे आपने बोला, एक वर्ड पढ़ा है ना, गेट ओवर का मतलब होता है ओवरकम करना, किसी डिफिकल्टी से निकल के उभर कर बाहर आना, तो वही होता है पुल थ्रू। ही पुल थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशन से जैसे भी करके ओवरकम कर लिया, बाहर निकल के आ गया। और पुल्ड अप का मतलब जैसे कार वगैरह को पुल्ड अप करते हो, टू अ हॉल्ट मतलब कोई भी चलती हुई चीज़ को रोक देना। ओके, तो ही पुल्ड अप द कार मतलब कार को कहीं साइड में जाके रोक दिया। तो पुल्ड अप का मतलब है कोई भी चीज़ को स्टॉप कर देना, रोक देना। पुल्ड ऑफ का मतलब है टू अचीव या विन, किसी चीज़ को जीत लेना, हासिल कर लेना। और ये तो डिमोलिश कर लेना, तो ओल्ड बिल्डिंग को डिमोलिश किया। नेक्स्ट, दिस पार्ट ऑफ द सी, ये जो सी है, समुद्र का ये हिस्सा है, यहाँ पे बहुत सारे शार्क्स है, तो समुद्र का एक ये हिस्सा शार्क से भरा हुआ है। तो एक्सपैंड्स के साथ तो विथ आता ही नहीं, सर्फेसेस का मतलब भी सर्फेसेस के साथ भी विथ नहीं आता, क्राउड्स नहीं, टीम्स। मैंने आपको फिक्स प्रेपोजिशन इस चैनल पे करवा दिया है, तो जो बच्चे नए हैं फिक्स प्रेपोजिशन का सीरीज देखिए, इतना ज़्यादा इस चैनल पे फिक्स प्रेपोजिशन करवाया गया है ना कि अगर अच्छे से नोट्स बनाओगे तो आगे जाके फिक्स प्रेपोजिशन में दिक्कत नहीं होगी।
ओके मैंने उसका लेसन्स भी करवाया है और साथ में प्रैक्टिस भी बहुत करवाया, आपको याद होगा। ऐसा विथ वर्ड कौन सा प्रेपोजिशन मतलब कौन सा वर्ड विथ लेता है, उसमें मैंने ये डाला है, दिस इज टीमिंग विथ। टीमिंग विथ का मतलब है क्राउडेड विथ, भरा हुआ, क्राउडेड विथ, फिल्ड विथ, सब करवा दिया फिल्ड विथ, इनंडेटेड विथ, सबका मतलब है भरा हुआ। रेप्लिनिश विथ, रेप्लिनिश, रेप्लीट विथ, सब करवा दिया। तो इसका मतलब भी होता है भरा हुआ। तो ये पार्ट ऑफ सी है ना, दिस इज स्टीमिंग विथ शार्क्स, मतलब ये शार्क से फिल्ड है, दिस पार्ट इज फिल्ड विथ शार्क्स, तो टीम्स होगा, टीम्स। आई एम डैश ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस। आप आर्म फोर्सेस जानने के लिए, जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए आप इच्छुक हो, तो आई एम इंटरेस्टेड भी जा सकता है, आई एम कीन भी जा सकता है, मतलब आप बहुत ज़्यादा ईगर हो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। और मैंने आपको क्या बोला कि जब भी प्रेपोजिशन आ गया, जब भी प्रेपोजिशन आ गया तो एक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने में। तो आई एम कीन के साथ ऑन लगता है, यहाँ तो ऑफ है। आई एम इंटरेस्टेड इन, ये भी नहीं होगा, बट आई एम ईगर टू ज्वाइन होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। और आई एम डिजायरस ऑफ, डिजायरस मतलब इच्छुक होना, ये भी पढ़ा दिया है। तो नए वाले पुराने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे 2 साल से जुड़े हुए हैं, उन्हें दिक्कत नहीं आएगी, उन्हें पता है कहाँ कहाँ क्या चीज़ मैंने पढ़ाया हुआ है, जो कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट द स्टूडेंट्स हु आर न्यू, ओके, द स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू द प्लेटफॉर्म, आई वुड एडवाइज देम कि प्लेलिस्ट पे जाके सारा चीज़ फिक्स प्रेपोजिशन देखो, मिल जाएगा। डिज़ायर, डिज़ायर के साथ मैंने क्या बताया है, डिज़ायर इज अ नाउन, डिज़ायर के साथ फॉर बताया। और व्हाट इज डिज़ायरस, इच्छा, इच्छा के साथ फॉर, और डिज़ायरस मतलब इच्छुक होना, इसके साथ ऑफ। सो डिज़ायरस इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फॉर्म में ऑफ और नाउन फॉर्म में फॉर। थंडर एंड लाइटनिंग वॉज डैश विथ हैवी रेन, ये भी एग्जाम्पल किया हुआ है, आपको याद होगा। अकम्पनीड बताया मैंने कि अकम्पनीड के साथ विथ भी आता है, अकम्पनीड के साथ बाय भी आता है। अकम्पनीड का मतलब है के साथ, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल करवाया। ही वॉज अकम्पनीड, ही वॉज अकम्पनीड बाय हिज फादर, वो अपने, अकम्पनीड का मतलब होता है के साथ, ठीक है, अकम्पनीड का मतलब है के साथ। अगर किसी व्यक्ति के साथ हो तो बाय लगाना। He was accompanied by his father, but rain is accompanied with thunder, बारिश होती है, बादल गरजता है, उसके साथ साथ बारिश होती है। थंडर was accompanied with rain, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, थिंग के लिए विथ लगाना, विथ, और विथ लगा भी है, विथ लगा भी है, तो आंसर इज अकम्पनी। अब आप मुझे बोलोगे अकस्टम क्यों नहीं होगा, मीनिंग भी देख लेना। अकस्टम का मतलब होता है किसी चीज़ का हैबिचुएटेड होना, आदी होना, यूज टू होना, तो अकस्टम के साथ तो टू लगता है, बट यहाँ तो विथ है। अकॉर्ड के साथ भी टू लगता है। अक्रीव, अक्रीव मतलब किसी को श्रेय देना, क्रेडिट देना, पर्टेनिंग टू, सबके साथ टू लगता है, बट यहाँ विथ लगता है, विथ आएगा। और सेंस भी अकम्पनीड का ही जा रहा है ना, बारिश, बादल गरज रहा है, उसके साथ साथ बारिश हो रही है। शी वॉज ग्रेटली डैश बाय द नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब होता है ना वेरी बैड ड्रीम, बहुत भयानक वाली ड्रीम, वेरी फियरफुल ड्रीम। ड्रेडेड का मतलब भी होता है फियर, फियरफुल के सेंस में। ट्रेम्बल का मतलब भी होता है डरना, और फियर का मतलब भी होता है डरना। तो यहाँ तो ऑलरेडी नाइटमेयर का मतलब होता है भयानक ड्रीम, तो भयानक ड्रीम से वो डरा नहीं था, वो डिस्टर्ब्ड हो गया था। अरे सॉरी, ट्रेम्बल्ड का मतलब डिस्टर्ब्ड हो गया था। पर्टर्ब्ड मतलब उसने बहुत भयानक सपना देखा, भयानक सपना से डरा नहीं, डिस्टर्ब्ड हो गया था, क्योंकि नाइटमेयर का मतलब ही होता है फियर, और बाकी सारे वर्ड का मतलब भी फियर ही। द क्रेज, क्रेज मतलब आजकल आप देखते हो कि हम लोग इतने ज़्यादा सेल्फीज के पीछे ऑब्सेस्ड हो गए, इतना ज़्यादा पैशन हो गया कि आप कहीं घूमने भी जाते हो ना, कोई टेम्पल में ही घूमने जा रहे हो, तो आप उस जगह को इंजॉय नहीं करते हो, आप इतना बिजी हो जाते हो सेल्फी लेने में, ठीक है, कि आप उस एरिया को, उस एनवायरनमेंट को, उस एटमॉस्फेयर को एंजॉय नहीं कर पाते हो। तो ये हमारा सेल्फीज के प्रति ऑब्सेशन है, ये जुनून है, पागलपन है। तो द क्रेज फॉर टेकिंग, और सेल्फी लेने के क्रेज के वजह से आप देखते हो कितने सारे एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। कई बच्चे यंगस्टर्स हमारे नदी में गिर गए हैं, कोई ऊपर से गिर गए हैं। तो सेल्फी लेना है, बट उसका ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। ये बोल रहे द क्रेज फॉर टेकिंग सेल्फीज हैज ओनली इंक्रीज्ड आवर डैश विद आवर ओन इमेज, ऑब्सेशन।
कभी कभी हम कुछ लोग होते हैं ना, बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, हर मोमेंट को वो कैप्चर करेंगे और अपने आप से ये स्टाइल में, इस स्टाइल में तरह तरह के फोटोज लेंगे। ये ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फीज की हैबिट होती है ना, दिस पीपल आर सेल्फ ऑब्सेस्ड। ठीक है, अपने लुक्स को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है, नेगेटिव जुनून ऑब्सेशन होता है। द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स विल हेल्प डैश अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ बच्चों का डिमांड आया था कि मैम अभी उड़ीसा में रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है, उसका पेपर करवा दीजिए। वैसे वो पेपर मैंने प्लस कोर्स पे करवा दिया है, मैं देखती हूँ। प्लस कोर्स जो 8 to 9:30 चलता है ना, कल ही मैंने करवाया है। ठीक है, 8 to 9:30 PM में जो प्रैक्टिस बैच चलता है, मैंने स्टूडेंट्स को बोल रखा है कि प्रैक्टिस बैच में जितना भी पेपर्स आप लोग देते हो, अपार्ट फ्रॉम SSC जो भी पेपर है, बैंकिंग का तो पेपर मिलता नहीं है, अभी उड़ीसा का कुछ और भी स्टेट लेवल का भी बच्चों ने पेपर भेजा था, वो डिस्कस कर दिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला, जो रेवेन्यू ऑफिसर वाला भी जो पेपर था, वो भी डिस्कस कर दिया है मैं यूट्यूब पे भी करवा दूंगी। ओके, क्योंकि ये बैच आज लास्ट है, ये खत्म होगा, कल से मेंस की बैच शुरू होगी। तो द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स विल हेल्प, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स के लिए प्लान किया गया है, ये किसको हेल्प करेगा? ट्रेनिंग प्रोग्राम किसको हेल्प करेगा? ऑर्गेनाइजर को नहीं करेगा। ऑर्गेनाइजर तो वो जो इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्रिटिक्स आलोचक को नहीं करेगा, ट्रेनर्स को भी नहीं करेगा। ट्रेनर्स तो ट्रेनिंग देते हैं, हेल्प किसको करेगा? पार्टिसिपेंट्स मतलब जो लोग उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको हेल्प करेगा। हैव यू चेक्ड, आपने क्या चेक किया है? इफ वी हैव डैश इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन, आपने चेक किया है हमारे पास इंफॉर्मेशन है लोकेशन के बारे में, जगह के बारे में? इनएडिक्वेट तो नहीं होगा। इनएडिक्वेट मतलब आप किसी से ऐसा बोलोगे आपके पास अपर्याप्त, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, नहीं, दोनों का मतलब सेम है। सफिशिएंट होगा। प्रोफ्यूज का मतलब होता है ना कोई भी चीज मात्रा में ज्यादा। ओके, प्रोफ्यूज, प्लेंटी के सेंस में प्रोफ्यूज। नेक्स्ट, ज़्यादा के सेंस में, अबंडेंट के सेंस में, प्लेंटीफुल लिख लो, एडजेक्टिव जा रहा है, समथिंग विच इज़ मात्रा में ज़्यादा, अबंडेंट। आंसर सफिशिएंट होगा। क्या आपके पास एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है? एडिक्वेट मतलब पर्याप्त इन्फॉर्मेशन है अबाउट द प्लेस। डू यू हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन, अबाउट द प्लेस? यू डोंट से प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज मतलब समथिंग बहुत घना, डेंस। प्लेंटी अमाउंट के सेंस में जाता है, समटाइम्स अमाउंट और नंबर्स के सेंस में। ही वॉज नॉट रेडी एट फर्स्ट टू कम विथ अस फॉर द पिकनिक बट वी डैश हिम। ही वॉज नॉट रेडी, पहले तो वो तैयार नहीं था हमारे साथ पिकनिक पे आने के लिए, बट आया। बट वाला सेंटेंस गोज कॉन्ट्राडिक्टरी। पहले तो वो रेडी नहीं था, बट बाद में हमने उसको कन्विंस कर लिया। आइसोलेट का मतलब है अलग करना, आइसोलेट करना, अलग करना, सेपरेट करना। तो सेपरेट तो नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, कंसल्ट नहीं किया, हमने उसको परसुएड किया, हमने उसको कन्विंस कर लिया, मना बुझा लिया, हमने उसको ब्रिंग ओवर कर लिया। ब्रिंग अराउंड करना, ब्रिंग अराउंड या ब्रिंग राउंड कर लिया। डोंट वरी आई विल ब्रिंग हिम ओवर, ब्रिंग ओवर कर लिया। सबका मतलब है मना बुझा लेना, कन्विंस कर लेना, परसुएड कर लेना। कैन यू प्लीज डैश मी इन सॉर्टिंग आउट दिस फाइल्स ऑन माई कंप्यूटर? क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो फाइल्स को सॉर्ट आउट करने में? क्या आप मुझे हिंडर कर, किसी से आप बोलोगे कि क्या मेरे फाइल्स को सॉर्ट आउट करना, अलग अलग सिस्टमैटिक करने में हेल्प कर सकते हो? तो आप अबेट नहीं करोगे ना। अबेट का मतलब होता है किसी को गलत काम करने के लिए उकसाना, किसी को प्रवोक करना गलत काम करने के लिए। और कनाइव का मतलब भी होता है कल्यूड करना, गलत काम में साथ देना, कनाइव करना, कोई गलत प्लान में किसी का साथ दे रहे हो। हिंडर का मतलब है स्टॉप, तो क्या आप मुझे रोक सकते हो? नो। कैन यू हेल्प मी? कैन यू, ये तो इजी था, कैन यू असिस्ट मी? These days you can transfer money. इन दिनों आप आराम से मनी ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। तो यू कैन ट्रांसफर मनी हैविली। मनी को हैविली थोड़ी ट्रांसफर करते हैं, पब्लिकली नहीं करते, क्लियरली नहीं करते, इंस्टेंटली, क्विकली। यहाँ सेंस क्या जा रहा है? बहुत तेजी से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर होगा। यू आर, कुछ ईजी है ना, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रही क्योंकि यहाँ समझाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। लकी आर द स्टूडेंट जिनके एग्जाम में ये सब आ गया हो। यू आर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। हाँ, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो इस कंडीशन के लिए। तो यू का रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ बनेगा ना। आई का माई सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ।
all the dash candidates, okay, all the dash candidates to who take the test will receive scorecards. जो भी कैंडिडेट्स, लेजिबल तो नहीं होगा, लेजिबल और इलेजिबल नहीं होगा. लेजिबल मीन्स दैट कैन बी रेड, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है, जिसको पढ़ा जा सकता है, क्लियर हो, क्लियर, लेजिबल. और इलेजिबल कैन नॉट बी रेड, जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती, अनक्लियर होती. और आप इनटाइटल्ड होते हो ना किसी राइट्स के लिए, ओके, मतलब आपका राइट है, आप अपने अधिकारों के लिए एंटाइटल्ड होते हैं. जैसे यू आर एंटाइटल्ड टू वोट, यू आर एंटाइटल्ड टू वोट, मतलब वोट करना आपका अधिकार है. किसी अधिकार के लिए आप हो ना, तो तब हम एंटाइटल लगाते हैं. बट किसी एग्जाम के लिए पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं, योग्य, आपने पूरा फुलफिल, स्टैंडर्ड को फुलफिल किया है, क्राइटेरिया को फुलफिल किया, तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है, एंटाइटल नहीं है. एंटाइटल हम अधिकारों के लिए होते हैं. There is a dash in the advertising company for a copywriter. There is an incidence. Incidence का मतलब होता है घटना. The incidence of dengue, incidence of COVID case, घटना, डेंगू के केसेस, ओके, जैसे बोलते हैं ना इंसिडेंस ऑफ मलेरिया. इंसिडेंट अलग होता है. इंसिडेंट का मतलब होता है कोई घटना, घटना, इंसिडेंट, ये घटना. और इंसिडेंट्स का मतलब होता है केसेस, केसेस. ये भी आंसर नहीं है. और देयर इज एन ओकेजन भी नहीं है. देयर इज एन इंस्टेंस. इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल. देखो, एक तो ओपनिंग का मतलब होता है होल, ओपनिंग का मतलब होल, और एक ओपनिंग का मतलब होता है ना वैकेंसी, कोई जॉब वगैरह के लिए वैकेंसी होना. जैसे बोलते हैं ना इस कंपनी में अभी बहुत सारे एडिटर के लिए ओपनिंग है. ओपनिंग है मतलब वैकेंसी है, तो आंसर यहाँ पे ओपनिंग हो. देर इज एन ओपनिंग इन द एडवर्टाइजिंग कंपनी. एडवर्टाइजिंग कंपनी में एक वैकेंसी है, क्या चीज़ की, कॉपीराइटर की. तो एक ओपनिंग का मतलब तो होल भी होता है, और एक ओपनिंग का मतलब है वैकेंसी. ओके, ऑफिसेज में ओपनिंग्स है. इफ आवर प्रोडक्ट डज नॉट मीट योर डैश, अगर हमारा प्रोडक्ट डैश को मीट नहीं करता है. मीट का मतलब होता है पूर्ति, फुलफिल. ओके, अगर हमारा प्रोडक्ट, एक तो मीट का मतलब मिलना, जैसे आई विल मीट यू आफ्टर यू क्वालिफाई द एग्जाम, और ही डिड नॉट मीट अप टू द एक्सपेक्टेशंस, मतलब एक्सपेक्टेशंस की पूर्ति करना. रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति होती है. तो इफ द प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट की पूर्ति नहीं करता है, ठीक है, तो वी विल रिफंड योर पेमेंट. आपको पेमेंट मिल जाएगा. अगर कस्टमर, प्रोडक्ट जो है कस्टमर की ज़रूरतों की पूर्ति नहीं करता है, तो रिक्वायरमेंट्स हो. इफ आवर प्रोडक्ट डज नॉट मीट योर रिक्वायरमेंट्स, योर एडवर्टीजमेंट, प्रोक्योरमेंट और प्रिंसिपल नहीं होगा. प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, प्रोक्योर करना मतलब अक्वायर करना, हासिल करना, ऑब्टेन करना. कल भी मैंने बताया था प्रोक्योर करना मतलब कोई भी चीज़ हासिल करना. द टीम लीडर आस्क्ड फॉर अ डैश रिपोर्ट. टीम लीडर ने डैश रिपोर्ट के लिए बोला in not more than one page. टीम लीडर ने बोला रिपोर्ट लिखना, मुझे रिपोर्ट देना, बट रिपोर्ट एक से ज़्यादा पेज का नहीं होना चाहिए. आंसर बताना. एक से ज़्यादा नहीं पेज का होना चाहिए, इसका मतलब है संक्षिप्त में होना चाहिए. तो कंपाउंड तो नहीं होगा. कॉम्प्लेक्स का मतलब भी है वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जटिल. आंसर इज कंसाइज. कंसाइज का मतलब होता है ना बहुत संक्षिप्त में, सक्सेंट. ओके, वेरी वेरी शॉर्ट में, एब्रीविएटेड. कोई भी चीज वेरी कॉम्पैक्ट, कंपेंडेड, कंपेंडियम. कंपेंडियम तो वैसे नाउन है, संक्षिप्त में. तो टीम लीडर ने बोला कि मुझे रिपोर्ट देना, बट वो रिपोर्ट एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब शॉर्ट में होना चाहिए. अब आप बोलोगे मैम कट क्यों नहीं लगा रहे, अ कट रिपोर्ट. ठीक है, कट का मतलब ना दो मतलब होता है. एक तो कट का मतलब होता है डिक्रीज करना, ठीक है, और एक मैंने आपको बताया था एक कट एडजेक्टिव भी होता है, एक कट का मतलब इम्पोलाइट भी होता है. तो उन्होंने डिक्रीज नहीं बोला. डिक्रीज का मतलब होता है ना किसी चीज का मात्रा कम करना, बट इन्होंने मात्रा कम करने के लिए रिपोर्ट का नहीं बोला. बोला रिपोर्ट आप पूरा मुझे देना, बट शॉर्ट में, मेन मुद्दे के बारे में लिखना शॉर्ट में. प्लीज कंप्लीट द शॉर्ट क्वेश्चन आयर. क्वेश्चन आयर मतलब जो क्वेश्चन पेपर, आपको कभी कभी क्वेश्चन आयर प्रोवाइड किया जाता है, क्वेश्चन पेपर, उसमें क्वेश्चंस होते हैं, आपको आंसर करना है. तो प्लीज कंप्लीट द क्वेश्चन आयर डैश एंड रिटर्न इट टू अस. क्वेश्चन आयर को फिल करो
एक आपका आता है, जैसे कभी कभी आप कोई प्रोडक्ट या कुछ भी चीज़ यूज़ करते हो ना, तो एक क्वेश्चन आयर दे देते हैं, आप बताओ इसके बारे में, आपका फीडबैक वगैरह देने के लिए अपने व्यूज़ अपने कमेंट्स लिखना होता है। तो प्लीज़ कंप्लीट द क्वेश्चन आयर, सेपरेटेड ना, कंक्लूडेड खत्म करना, एक्सक्लूडेड बाहर कर, अटैच। जो क्वेश्चन आयर है, जो क्वेश्चन पेपर है, जो पेपर अटैच है, उसको कंप्लीट करके हमें वापस करना है, ठीक है, वापस करना है, रिटर्न करना है। जो चीज़ अटैच है उसको भर के फिर से रिटर्न करो। वी एडमिट स्टूडेंट्स विद डैश अकेडमिक बैकग्राउंड्स, हम ऐसे स्टूडेंट्स को एडमिट करते हैं ना जिसके एकेडमिक बैकग्राउंड्स मतलब डैश हो, जैसे वो साइंस में भी अच्छा हो, फिजिकल साइंस में भी अच्छा हो, बिजनेस में भी अच्छा हो, कॉमर्स में भी अच्छा है, तो मतलब बहुत सारे चीज़ों में अच्छा है। तो इसके लिए क्या होगा, डाइवर्स। सेम का मतलब तो एक जैसा, सेम भी नहीं, सिमिलर भी नहीं हुआ, डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है विविध, डिफरेंट, डिफरेंट, मल्टी टैलेंटेड, डिफरेंट, डाइवर्स, बहुमुखी हो, डाइवर्स, विविधता के सेंस में। ड्यूरिंग हर वकेशन शांता डैश हर मदर, फिर से आ गया, वकेशन में शांता अपने मदर के साथ जाती थी, जब उसकी मदर वर्क पे जाती थी मॉल में तो वो भी जाती थी, तो शांता अकम्पनीड हर मदर। और अब मुझे बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला कि अकम्पनीड के साथ बाय लगेगा, आपने बाय क्यों नहीं लगाया? वो तब होगा ना जब सेंटेंस पैसिव में हो, बट ये सेंटेंस एक्टिव जा रहा है तो यहाँ अकम्पनीड के साथ बाय मत लगा। शांता आइसोलेटेड हर मदर, नहीं, मदर को वो आइसोलेट नहीं करती थी, शी एसोसिएट, मदर को एसोसिएट भी नहीं करी, मदर के साथ साथ जाती थी। अबैंडन मतलब त्याग देना। फॉर ईच क्वेश्चन 4 डैश आर गिवन, ये वाला मैंने स्पेसिफिकली करवाया है कंफ्यूज वर्ड में। ऑल्टरेशंस का मतलब होता है चेंजेस, ऑल्टरनेटिव्स का मतलब होता है ऑप्शंस, विकल्प, ऑल्टरकेशंस का मतलब है लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट्स, फाइट, और ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट्स मतलब वन आफ्टर अनदर, ऑल्टरनेट। जैसे आपके क्लासेस मैंने बोला ऑल्टरनेट डे होते हैं, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, एक एक दिन छोड़कर। तो क्वेश्चन के लिए चेंजेस या डिस्प्यूट्स नहीं है, क्वेश्चन के लिए ऑल्टरनेटिव होता है। क्वेश्चन का ऑप्शन होता है ना, 4 ऑप्शन। लास्ट, देवज्योति शॉर्ट एनिमेशन फिल्म डैश हाईलाइट्स द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन इंडिया। ये देवज्योति का जो एनिमेशन फिल्म है ना, इन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत मार्मिक ढंग से, बहुत पॉइगनेंट ढंग से रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस को हाईलाइट किया। तो स्ट्रिक्टली नहीं किया है, केयरलेसली नहीं किया, स्वीटली भी नहीं किया। रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस को स्वीटली नहीं कर सकते, बहुत पॉइगनेंट, बहुत टचिंग, मतलब फिल्म में बहुत मार्मिक ढंग से इस चीज़ को पोर्ट्रे किया गया। इट वॉज हिज डैश दैट लेड टू पेन्यूरी, ठीक है, क्योंकि फिल ऑफ द ब्लैंक्स में अगर वर्ड पावर आपका क्लियर है तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। इट वॉज हिज डैश दैट लेड हिम टू पेन्यूरी, ये आपको जानना जरूरी है। पेन्यूरी का मतलब क्या होता है? पेन्यूरी इज गरीबी, ठीक है, गरीबी के लिए यूज करते हैं पेन्यूरी, जिसको हम बोलते हैं इम्पावरिशमेंट। इम्पावरिशमेंट का मतलब भी है गरीबी, ठीक है। डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूट है, गरीब है, डेस्टिट्यूशन भी बोल सकते हो, इंसॉल्वेंसी, डेस्टिट्यूशन, गरीबी के सेंस में, पेन्यूरी भी गरीबी के सेंस में। तो ऐसा क्या हुआ होगा जिस वजह से उसकी गरीबी आई होगी? सब वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है घमंडी, ठीक है, एरोगेंस तो घमंडी के सेंस में चला जाता है, बट घमंड की वजह से किसी की गरीबी नहीं आएगी ना। एब्यूलियंस, एब्यूलियंस वर्ड मैंने आपको पढ़ा दिया। बुल, रेड बुल, रेड बुल पीने के बाद आपको एनर्जी आ जाती, तो एब्यूलियंस दिखाना मतलब, ठीक है। एंथुजियाज्म दिखाना, एनर्जेटिक होना, उत्साहित होना, एंथुजियाज्म, और किसी के एंथुजियाज्म की वजह से भी गरीबी नहीं आएगी। फ्लैम्बॉयंस, फ्लैम्बॉयंस का मतलब भी होता है फ्लैम्बॉयंट करना, डिस्प्ले करना, शो करना। एक्स्ट्रावेगेंस, ये वर्ड है। एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब होता है खर्चीला, ठीक है, बहुत ज्यादा खर्च करना, पैसे बहुत ज्यादा खर्च करना। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है स्पेंड थ्रिफ्ट, जो लोग बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, जो वेस्टफुल होते हैं, वेस्टफुल होते हैं, खर्चीले लोग को बोलते हैं, ठीक है, खर्चीले लोग को हम बोलते हैं। ओके, प्रोडिगल, प्रोडिगल लोग। तो इट वॉज हिज डैश, उसकी गरीबी किस वजह से आई? उसके उत्साह की वजह से या उसके घमंड की वजह से नहीं, उसके गरीबी उसके एक्स्ट्रावेगेंट बिहेवियर, खर्चीले वाला बिहेवियर। नेक्स्ट, अनहैप्पी अबाउट द ट्रीटमेंट मेटेड आउट ऑफ हर, शांति डैश डिमांडेड जस्टिस। अनहैप्पी थी, जिस तरह से उसको ट्रीटमेंट दिया गया उस कारण शांति वॉज अनहैप्पी, खुश नहीं थी, एंड उसने जस्टिस के लिए गुहार लगाई,
जस्टिस के लिए डिमांड किया। अब सारे वर्ड्स देखो आप, ऐसा नहीं है कि मैंने एक वर्ड भी ऐसा नहीं है जो नहीं करवाया। जम्शियस आपको करवाया है। जम्शियस का मतलब होता है ना समथिंग विच इज वेरी रिच, जम्शियस डिनर, समथिंग विच इज वेरी रिच इन क्वालिटी या प्रचुर मात्रा में, अबंडेंटली के सेंस में। वोराशियस, वोर खाने पीने से रिलेटेड है। वोराशियस मतलब ग्रीडी। और स्पैस्मोडिकली, स्पैस्मोडिज्म एक मस्कुलर डिसऑर्डर है। ओके, आपके मसल का एक बीमारी है, डिसऑर्डर है। और वोसिफरस, वोसिफरस का मतलब भी है एकदम चिल्ला चिल्ला कर, क्लैमरस, शोर, मतलब एकदम चिल्ला कर उसने डिमांड किया, शोर शराबे में बहुत यस गुहार लगाई, तो उसको ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो नहीं मिला प्रॉपर। ओके, उसके साथ प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो शांति ने एकदम चिल्ला कर, ब्लेटेंटली एकदम चिल्ला कर, लाउडली, वोसिफरस मतलब लाउडली जस्टिस की डिमांड लगाई ताकि सब लोग समझ सके, सुन सके। ठीक है, तो आंसर इज वोसिफरस। ग्रीडिली उसने जस्टिस, न्याय के लिए ग्रीडिली डिमांड नहीं किया, जम्शियस के सेंस में भी डिमांड नहीं किया। नेक्स्ट, वी आर हैप्पी टू डैश द रिसीट of your order number 4071 dated इतना 13/3/1996. we are happy to respond। और देखो we are happy to dash the receipt, रिसीट के लिए आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। रिसीट तो जानते हैं ना, कोई भी चीज आपको पर्चा, कुछ चीज खरीदते हो तो आप उसका कोई रिसीट मिलता है। ठीक है, रिसीट मिलता है, पर्चा मिलता है जिसमें आपका ऑर्डर नंबर दिया रहता है कि आपका ऑर्डर नंबर इतने डेट को इशू किया गया था। ओके, तो सेंटेंस देखिए, वी आर हैप्पी टू एडमिट। एडमिट तो बिल्कुल नहीं होगा। एडमिट का मतलब क्या होता है? एडमिट का दो मतलब होता है। ठीक है, एक तो एडमिट करना, इस किसी को अलाउ करना, और एक एडमिट करना अपनी गलती को कन्फेस करना। तो कोई भी आपको रिसीट वगैरह मिलता है ना, कोई भी ऑर्डर, जैसे आप देखो अभी तो आप फॉर्म्स ऑनलाइन भरते हो, जब ऑफलाइन फॉर्म्स भरते थे ना तो आपका एक एक्नॉलेजमेंट लेटर आता था। उस एक्नॉलेजमेंट लेटर से आपको क्लियर हो जाता था, ठीक है, आप इंश्योर हो जाते थे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ की प्राप्ति हो गई है। ओके, क्लियर हो गया कि आपका वो चीज़ सामने वाले को मिल गया है, रिसीव हो गया है। तो जनरली हम ऑर्डर्स वगैरह को, आपके दिमाग में हाँ ये तो होगा नहीं, एडमिट तो होगा नहीं, वी आर हैप्पी टू एडमिट, एडमिट नहीं होगा। अलाउ, रिसीट जो पर्चा है उसको हम एडमिट नहीं करते, उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। रिस्पॉन्ड का मतलब अपना रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रिया देना, ये भी नहीं होगा। आपका कंफ्यूजन जा सकता था एक्सेप्ट और एक्नॉलेजमेंट में। देखो सिंस यहाँ पे रिसीट है, एक्सेप्ट भी हो सकता था, बट इफ यू हैव टू ऑप्शंस बिफोर यू, तो उस केस में आपको सबसे अप्रोप्रिएट वाला चुनना है। सिंस यहाँ पे सेंस किया जा रहा है, एक्सेप्ट तो आप किसी व्यक्ति को भी कर सकते हैं, किसी के डिसीजन को भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को भी एक्सेप्ट करते हैं। बट ये जो रिसीट है ना, जो ऑर्डर नंबर है, इसको हम ऑफिशियली, इसके लिए हम एक्नॉलेज वर्ड यूज करते हैं। एक्नॉलेज का मतलब होता है इंश्योर करना कि वो चीज आपने एक्सेप्ट कर लिया है, उसका प्रमाण देना, प्रूफ देना। एक्सेप्ट का मतलब तो सिंपली एक्सेप्ट करना, बट किसी भी चीज को एक्सेप्ट करके और उसका प्रूफ देना कि यस, एविडेंस देना कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके लिए हम एक्नॉलेज लगाते हैं, एक्नॉलेज। ओके, तो एक्नॉलेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, होप्स ऑफ अ सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द डिस्कशन। डिपेंड करता है कि डिस्कशन का डैश है, तभी पता चलेगा कि आशा लगा सकते हैं कि सेटलमेंट होने के चांसेस है। होप्स ऑफ अ सेटलमेंट, आशा है कि सेटलमेंट हो जाएगा, बट डिपेंड करता है कि डिस्कशन का डैश हो। रेजोल्यूशन, आप रेजोल्यूशन लेते हो ना, ओथ, 1 जनवरी को सब लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, फिर सेकंड को तोड़ भी देते हैं, ओथ लेते हैं, स्वेयर करते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, प्लेज लेते हैं, कसम खाते हैं, तो ये तो होगा नहीं। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है किसी चीज में आपको सडन अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिलना, आपने सोचा नहीं था और आपको किसी काम में अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिला, जिसको हम विंडफॉल भी बोलते हैं, जैकपॉट, विंडफॉल, ठीक है। और आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, आउटकम का मतलब है रिजल्ट। और फाइंडिंग्स, आप कोई भी रिसर्च वर्क करते हो और रिसर्च वर्क करते हो ना, और उसमें जो रिजल्ट निकल के आता है, फाइंडिंग्स, अपने फाइंडिंग्स के अनुसार आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हो। तो डिस्कशन का फाइंडिंग्स नहीं होता है, किसी डेटा के आधार पे, किसी फैक्ट्स के आधार पे
किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालते हो, किसी फैक्ट्स के आधार पे किसी चीज़ का रिजल्ट निकालते हो तो हम उसको फाइंडिंग्स बोलते हैं। फाइंडिंग्स जनरली रिसर्च में होता है। बट यहाँ क्या है, यहाँ दिया हुआ है कि डिस्कशन का आउटकम क्या निकल रहा है, डिस्कशन का फाइंडिंग्स नहीं होता है, क्योंकि डिस्कशंस में कोई डेटा वगैरह नहीं है यहाँ। तो यहाँ आउटकम का मतलब है, डिपेंड करता है कि डिस्कशन का रिजल्ट क्या है, उस अकॉर्डिंग पता चलेगा कि होप्स ऑफ अ सेटलमेंट डिसाइड करना है। नेक्स्ट, 700 men worked for 10 years to dash the Borobudur temple in Java to its former glory. आंसर बताइए इसका। 700 men worked for 10 years. 700 men ने 10 साल काम किया इस टेम्पल को, फॉर्मर ग्लोरी मतलब पहले की तरह, ओके पहले की तरह इसको करने के लिए 700 लोगों ने 10 साल वर्क किया कि इस टेम्पल को पहले की तरह कर दिया जाए, जिसका जो इसका ग्लोरी पहले था। अब देखो, टू क्रिएट नहीं करोगे। क्रिएट का मतलब होता है ना, कोई भी चीज पहली बार क्रिएट कर रहे हो, बट यहाँ तो टेम्पल पहले से था। कैसे पता चल रहा है? फॉर्मर का मतलब है पूर्व, पहले की तरह इसको करने के लिए लोगों ने फिर से इस टेम्पल के लिए काम किया, वर्कर्स ने, ठीक है। तो क्रिएट तो कोई भी चीज की पहली बार। टू गिव भी नहीं होगा, ओके गिव भी नहीं होगा। रिवाइव का मतलब भी पुनः, और रेस्टोर का मतलब भी है पुनः, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? रिवाइवल हम जनरली किसी प्रथा, जैसे कोई कस्टम्स है, कोई कस्टम है, कोई ट्रेडिशन है, कोई लर्निंग है, लर्निंग की, ज्ञान की पुनः रिवाइवल होती है, किसी प्रथा की पुनः रिवाइवल होती है। रिवाइवल मतलब किसी चीज में जान डाल देना, टू गिव लाइफ टू समथिंग, ठीक है। वो चीज है, बस उसमें जान डाल दे रहे हैं, रिवाइव कर दे रहे हैं, मतलब कोई प्रथा जो अब प्रचलन में नहीं है, द कस्टम्स विच आर नॉट इन यूज, उसमें जान डाल देना, टू गिव लाइफ टू अ कस्टम। बट किसी बिल्डिंग को जनरली हमारा रेस्टोरेशन किसके लिए होता है? बिल्डिंग्स वगैरह है ना, पुनः निर्माण करना, बिल्डिंग्स वगैरह को हम पहले की तरह रेस्टोर कर देते हैं, ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करके इसको पहले की तरह बना देना, तो रेस्टोर होगा, रेस्टोर। और रेस्टोर के साथ टू आता है, टू रेस्टोर द टेम्पल टू इट्स फॉर्मर ग्लोरी, ठीक है। रिवाइव का मतलब है बस किसी चीज में जान डाल देना, उसको इफेक्टिव बना देना, बट ये बिल्डिंग को फिर से रेस्टोर किया गया, पुनः निर्माण करके ठीक किया गया। ओके, नेक्स्ट वाला, you have all come well prepared, I dash you to pass this exam. आंसर बताइए। You have all come well prepared, आप लोग सब प्रिपेयर्ड होके आए हैं। I dash you, हमें तो यहाँ वर्ब चाहिए ना, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के लिए तो एक वर्ब चाहिए। चलो ये भी वर्ब है, बट एक्सेप्ट तो नहीं होगा, दिस इज अ प्रेपोजिशन, तो ये तो नहीं होगा। आई डैश यू टू पास दिस एग्जाम, आई एक्सपेक्ट यू, आई होप यू, और आई विश यू, कौन सा आंसर करेक्ट है? जस्ट सी द आंसर्स, वेरी क्लोज ऑप्शंस, यू विल बी कंफ्यूज्ड। बट देखो, विश वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव लेता है। ये इन्फिनेटिव आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में, बिकॉज द ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, ओके आपको ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, और मे बी आप कंफ्यूज हो जाओ कि क्या यूज किया जाए। आप बोलोगे मैम हम विश भी तो कर सकते हैं कि वो एग्जाम पास हो जाए, हम होप भी तो कर सकते हैं कि वो एग्जाम पास हो जाए, और हम एक्सपेक्ट भी तो कर सकते हैं, ठीक है। आई एक्सपेक्ट, तो एक्सपेक्ट करने का काम देखो, आई होप, यहाँ पे आप होप, आई होप यू, आप यू से होप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप होप अपने आप कर रहे हैं, यू से विश नहीं कर रहे हैं, विश अपने आप कर रहे हैं, बट एक्सपेक्ट तो किसी और से आप कर रहे हो ना, तो आप यू से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आंसर इज एक्सपेक्ट यू, ठीक है। बस यहाँ मुझे बताना था कि विश वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव लेता है। जैसे लिखा मैंने, आई विश टू पास द एग्जाम, आई होप टू पास द एग्जाम। देखो, यहाँ विश वर्ड ने डायरेक्टली इन्फिनेटिव लिया, यहाँ भी होप वर्ड ने डायरेक्टली इन्फिनेटिव लिया, क्योंकि विश मैं खुद कर रहा हूं, मैं विश कर रहा हूं कि मैं पास हो जाऊंगा, मैं होप कर रहा हूं कि मैं पास हो जाऊंगा, बट यहाँ पे क्या है कि आई किसी और से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो एक ऑब्जेक्ट लेके फिर इन्फिनेटिव लेगा, ओके। एक्सपेक्ट आप किसी और से कर रहे हो कि वो एग्जाम को पास कर जाए, तो आंसर इज एक्सपेक्ट।
द लिटिल गर्ल वॉज नॉक डाउन बाय अ स्पीडिंग कार एंड शी लॉस्ट हर डैश इमीडिएटली। लिटिल गर्ल को स्पीडिंग कार ने टक्कर मारकर गिरा दिया एंड शी लॉस्ट हर डैश। जस्ट सी द ऑप्शंस, just see the part of speech in this sentence. The part of speech will help you to come to the option. OUS वाले word, ठीक है, OUS वाले word adjective है, OUS वाले word adjective है, ness kindness वाले word noun होते हैं, और conscience, इसको conscience मत पढ़ना, this is conscience, अंतरात्मा। What is conscience? Conscience is अंतरात्मा which tells you the difference between right and wrong. ये कॉन्शियस, जैसे साइंस भी पढ़ते हो ना, ENC वाले वर्ड नाउन होते हैं। नाउ आपको डिसाइड करना है कि आपको सेंटेंस में एडजेक्टिव चाहिए या आपको ऑप्शन सेंटेंस में नाउन चाहिए, आपको डिसाइड करना है। पहले एक बार देख लो, एंड शी लॉस्ट हर के बाद डैश लगा, और हर पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, हर पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए, तो हमारा ये तो हट गया। हाँ, गर्ल को टक्कर मारकर स्पीडिंग कार ने गिरा दिया, एंड उसने क्या खो दिया, उसने अपना क्या खो दिया, उसने अपनी अंतरात्मा नहीं खोई, ठीक है, ठोकर मारकर गिरा दिया मतलब वो अपना कॉन्शियसनेस खो दिया। कॉन्शियसनेस खो दिया मतलब वो बेहोश हो गई, सचेत नहीं थी, बेहोश हो गई, सेंस खो दिया उसने। किसी को कार ने टक्कर मारकर गिरा दिया तो कोई अपनी अंतरात्मा नहीं खोएगा। इट्स नॉट कॉन्शियस, इट्स कॉन्शियसनेस, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना वो कॉन्शियस है, अभी बेहोश नहीं हुई है, अभी कॉन्शियस, अभी सचेत है, अभी उसमें सेंस है। ठोकर मारकर गिरा दिया और वो अनकॉन्शियस हो गई, उसने अपना कॉन्शियसनेस लूज कर दिया। नेक्स्ट, द बॉय वॉज डैश ऑफ चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। द बॉय वॉज डैश ऑफ चीटिंग। द बॉय वॉज कंडेम्ड ऑफ, चार्ज्ड ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ और पनिश्ड। सारे ऑप्शंस आपको लग सकता है, बट कुछ तो बात होगी ना, चारों में से एक ही होगा। दिस आफ्टर अ ब्लैंक इफ यू हैव अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन आ गया अगर ब्लैंक के बाद, तो दिस प्रेपोजिशन प्लेज एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। ऑप्शंस एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। चार्ज्ड के साथ ऑफ नहीं होगा, चार्ज का मतलब है दोषी है, शी वॉज चार्ज्ड विथ मर्डर होगा, विथ आना चाहिए, ये भी हटा। शी वॉज पनिश्ड ऑफ नहीं होता है, शी वॉज पनिश्ड फॉर होना चाहिए, ठीक है, शी वॉज पनिश्ड फॉर चीटिंग। तो आंसर इज अक्यूज्ड। अक्यूज का मतलब है दोषी, पर कंडेम नहीं होगा। कंडेम का मतलब तो कोई किसी की इंसल्ट करना, तो यहाँ इंसल्ट करने के सेंस में नहीं है। ओके, उसको आरोपी पाया गया, दोषी पाया गया, आरोपी पाया गया एग्जाम में चीटिंग करने के लिए। आई हैव नो डैश मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस। आई हैव नो डैश मोटिव, आपको ये एडवाइस देने के पीछे मेरा कोई डैश मोटिव नहीं है। ये सारा वर्ड पावर में मैंने आपको करवा दिया है, कोई डैश मोटिव नहीं है। एक है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी, एक्सटर्नल। इंटीरियर इज इंटरनल। और आपने पढ़ा है पोस्टीरियर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का पोस्टीरियर पार्ट इज द बैक पार्ट, द बैक पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और इंटीरियर और अल्टीरियर, अल्टीरियर भी आपको मैंने बताया हुआ। अल्टीरियर का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन बोलते हैं। आपने सरप्टिशियस वर्ड भी पढ़ा है। तो ये बोलना चाह रहे हैं तुम्हें ये एडवाइस देने के पीछे मेरा कोई छुपा हुआ मकसद नहीं है। आई डोंट हैव एनी हिडन मोटिव नहीं है, ठीक है। आई एम गिविंग यू अ सेल्फलेस एडवाइस, कोई हिडन मोटिव नहीं। द कैंपर्स, 15 तक करते हैं। द कैंपर्स डैश देयर टेंट्स एट द बेस ऑफ द माउंटेन। कैंपर्स किसको बोलते हैं? जो कैंपिंग के लिए जाते हैं। तो टेंट को क्या करते हो? टेंट को स्टैब्लिश तो नहीं करोगे ना, टेंट को स्थापित नहीं करोगे। टेंट इज अ टेम्परेरी थिंग, और टेम्परेरी थिंग की स्टैब्लिशमेंट नहीं होती है। इंस्टॉल भी नहीं करते हैं, इंस्टॉल तो जनरली मशीन्स की करते हैं, परमानेंट। अब है ग्राउंडेड, जैसे हैंडपंप्स होते हैं ना, हैंडपंप्स होता है ग्राउंडेड कर दिया जाता है। ग्राउंडेड का मतलब होता है एकदम गाड़ देना जमीन पे परमानेंटली। जैसे एटीएम्स वगैरह को ग्राउंडेड कर दिया जाता है, हैंडपंप को ग्राउंडेड कर दिया जाता है। बट पिच करना मतलब बहुत डीप ग्राउंड तक नहीं, हल्के से गाड़ना, और टेम्परेरी होता है। ओके, तो टेंट्स को हम ग्राउंडेड नहीं करते हैं, टेंट्स को हम पिच करते हैं, टेम्परेरी, फॉर अ शॉर्ट टाइम,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो हैंडपंप वगैरह गाड़ा जाता है, जो एटीएम मशीन वगैरह ग्राउंडेड किया जाता है, इट्स नॉट कि 2-3 डेज के लिए रखा और फिर उसको हटा दिया। ठीक है, तो ये ग्राउंडेड और इंस्टॉल होता है ना वेरी डीप इनटू द अर्थ। बट पिच का मतलब होता है हल्का सा टेम्पररी उसको गाड़ दें। तो टेंट्स वगैरह को जो कैंपस एडवेंचर के लिए जाते हैं वो एक जगह तो टिकते नहीं है, टेंट लेके चलते हैं, जगह जगह पे उसको टेम्पररीली गाड़ते हैं। लास्ट ईयर आवर कंपनी मेड अ डैश ऑफ सेवरल लैक्स ऑफ रुपीज। द कंपनी मेड अ राइज ऑफ, सिंस यहाँ पे अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया, रेस तो होगा नहीं। रेस का मतलब होता है, ठीक है, रेस का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, रेस का मतलब होता है बढ़ोतरी, किसी चीज में भी हो सकता है, बढ़ोतरी किसी चीज में भी हो सकता है, राइज भी किसी चीज में भी हो सकता है। आपके नॉलेज भी राइज होगा, टेम्परेचर भी राइज होता है, आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट को रेज कर दिया है। बट यहाँ इन्होंने अमाउंट बताया, स्पेसिफिक अमाउंट। तो अमाउंट के लिए या तो प्रॉफिट होगा या गेन होगा। बट गेन का मतलब है लाभ उठाना, बट लाभ हमेशा पैसों के सेंस में ही नहीं होता। यू गेन नॉलेज ऑल्सो, आप नॉलेज भी गेन करते हो, लेकिन जब पैसों के सेंस में आए ना तो दैट इज अ प्रॉफिट, इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल डील। प्रॉफिटेबल डील मतलब पैसों के सेंस में है। ओके, तो प्रॉफिट हो। द वर्क वॉज डैश बाय द रेन्स। बारिश की वजह से वर्क क्या हो गया? रिस्ट्रिक्टेड हो गया, प्रिवेंटेड हो गया, हैम्पर्ड हो गया, ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया। प्रिवेंटेड तो नहीं होगा। प्रिवेंटेड का मतलब है किसी चीज को होने नहीं देना, पहले ही रोक देना, बचा लेना। तो ये तो नहीं होगा। प्रिवेंशन, वर्क को प्रिवेंट नहीं किया गया, वर्क बारिश की वजह से बाधित हो गया। प्रिवेंट तो किसी चीज को पहले ही बचा लेना। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है ना, रिस्ट्रिक्ट का मतलब है किसी चीज को लिमिट कर देना, सीमित कर देना। तो वर्क को सीमित नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि कोई चीज ज्यादा है और उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो, लिमिट कर दे रहे हो। वर्क तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, पूरी तरह से वर्क बारिश की वजह से बर्बाद हो गया। तो रिस्ट्रिक्टेड का मतलब नहीं होगा। रिस्ट्रिक्ट का मतलब है किसी भी चीज को लिमिट कर देना। अब ऐसा वर्क जो है कोई क्वांटिटी नहीं है जिसको आपने सीमित कर दिया, या कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है जिसका मूवमेंट आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये भी नहीं होगा। अब है हैम्पर्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड। द वर्क वॉज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द रेन्स, द वर्क वॉज हैम्पर्ड बाय द रेन्स। ऑब्स्ट्रक्टेड हम जनरली किसके लिए यूज करते हैं? समथिंग ऑब्स्टैकल, कोई बाहरी बाधा। ठीक है, कोई बाधा डालकर। ठीक है, जैसे आपके रास्ते में बैरिकेड्स डाल दिया गया और घेर दिया गया, बैरिकेड डाल दिया गया, जिस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। तो किसी बाहरी एक्सटर्नल बाधा के वजह से किसी चीज का मूवमेंट रोक रहे हो ना। ठीक है, किसी चीज का मूवमेंट रोक रहे हो, कार वगैरह का मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया गया, बीच में बैरिकेड्स डाल दिया गया। बट यहाँ तो वर्क है, वर्क बाधित हो गया है बारिश की वजह से, तो हैम्पर्ड होगा। एक हैम्पर का मतलब गिफ्ट भी होता है। ओके, जैसे गिफ्ट हैम्पर्स बोलते हो, एक हैम्पर्स का मतलब गिफ्ट भी होता है। तो ऑब्स्ट्रक्टेड इज एक्सटर्नल, बाधा कुछ डाल रहे हो। बड़ा सा रोड पे आपने बहुत बड़ा सा रॉक, पत्थर डाल दिया या कोई घेर दिया, बाधित कर दिया, एक्सटर्नल चीज की वजह से रोक रहे हो। मेडिटेशन इज डैश वे टू काम योर नर्व्स। मेडिटेशन इज डैश वे टू काम योर नर्व्स। मेडिटेशन इज अ बेस्ट तो नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ द आता है। ठीक है, एंड बेस्ट तो होगा नहीं। वन ऑफ द बेस्ट भी हो सकता था, बट अगर यहाँ पे एस लगा होता, क्योंकि वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है ना, तो वन ऑफ द बेस्ट वेज होता ना, यहाँ पे वेज होता तो मैं बेस्ट लगाती, द बेस्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी डैश। हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट है जिसको हम डैश नहीं कर सकते। और स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखोगे आप, ये जो TOO2 है ना, और ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। ठीक है, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में, जैसे मैंने लिखा शी इज टू यंग टू टेक हर डिसीजंस। आपको लगेगा कि क्या नेगेटिव किस सेंस में, कैसे? शी इज टू यंग टू टेक हर डिसीजंस। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है? ये टू और ये टू नेगेटिव सेंस में कैसा है, क्या मतलब, क्या मीनिंग दे रहा है? शी इज टू यंग मतलब वो काफी यंग है, अपने डिसीजंस लेने के लिए अभी काफी यंग है। इतनी यंग है कि अभी वो डिसीजंस नहीं ले सकती। ठीक है, नहीं के सेंस में आ रहा। एक सेंटेंस आपका आया हुआ भी है, द न्यूज इज टू गुड
टू बी ट्रू। आप बोलोगे मैम ये नेगेटिव कहाँ है, यहाँ तो गुड भी आया है ट्रू भी आया है, ये नेगेटिव कहाँ है? इस सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है? द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ये न्यूज इतना अच्छा है कि ये सच हो ही नहीं सकता है। ओके, द न्यूज इज सो गुड, ये न्यूज इतना अच्छा है कि ये सच हो ही नहीं सकता है, तो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। फिल अप द ब्लैंक से आपको सीखना है कैसे वर्ड्स पे पहुंचते हैं हम। देखो, द हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट, हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसको हम डैश नहीं कर सकते। डिस्कार्ड का मतलब होता है थ्रो आउट करना या थ्रो अवे करना, फेंक देना। हेल्थ को तो फेंकोगे नहीं। डिस्पोज का मतलब भी थ्रो करना। डिस्पोज का मतलब है अलग करना, अलग अलग सेंस में जाता है। जैसे आप कूड़े को, गार्बेज को डिस्पोज कर रहे हो, कूड़ा को डिस्पोज कर रहे हो, फेंक रहे हो। किसी ने अपने घर को डिस्पोज कर दिया, बेच दिया। जैसे सिरिंज होता है, डिस्पोजेबल ग्लासेस होता है, एक प्लास्टिक वाली ग्लासेस, एक बार पी के आप फेंक देते हो। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, बट यहाँ तो थ्रो के सेंस में ही। नेग्लेक्ट और डिटेस्ट, डिटेस्ट मतलब डिसलाइक। अब हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट है जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। नेग्लेक्ट का मतलब है इग्नोर, अनदेखा, ओवरलुक नहीं कर सकते। तो आंसर, हेल्थ को नेग्लेक्ट करेंगे ना, हेल्थ को डिस्कार्ड, और हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। ठीक है, आई एम डैश दिस क्राइम, मैं इस क्राइम से डैश हूं। आई एम इग्नोरिंग तो नहीं होगा, आई एम इग्नोरिंग, इग्नोर करना वही नेग्लेक्ट करना, मैं इस क्राइम को इग्नोरिंग नहीं होगा। इंडेप्टेड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंडेप्टेड? ऐसे लिखते हो ना, आई एम हाईली इंडेप्टेड टू यू। आई एम हाईली इंडेप्टेड टू यू मीन्स आई एम ग्रेटफुल टू यू। ग्रेटफुल हिंदी में इसको बोलते हैं आभारी। मैं आपका इस क्राइम को लेके मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आभारी हूं। नो। अब है इग्नोरेंट, इग्नोरेंट भी हो सकता है। आई एम इग्नोरेंट डैश द क्राइम। इग्नोरेंट मतलब अनजान हूं, और मैं इनोसेंट हूं मतलब मैंने क्राइम नहीं किया है, मैं कल्प्रिट नहीं हूं, मैं दोषी नहीं हूं। बट ये नहीं होगा क्योंकि इग्नोरेंट के साथ ऑफ लगता है, बट इन्होंने ऑन लगा दिया, तो आंसर इज इनोसेंट। ठीक है, आई वॉज डैश पेइंग द टोल टैक्स, मुझे टैक्स पे करने से डैश किया गया। सॉरी, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है फ्री ऑफ, किसी को मुक्त करना किसी ब्लेम से, दोष मुक्त करना, इसका मतलब होता है दोष मुक्त। तो आपको दोष मुक्त नहीं किया गया ना टैक्स से, ये हट। एक्सपोज भी नहीं, एक्सपोज का मतलब तो खुलासा, टोल टैक्स का खुलासा नहीं है। फ्री तो किसी बंधन से, किसी विचार से फ्री हो रहा है। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट वर्ड बने ही है चार्जेस के लिए। जैसे फार्मर्स वगैरह को, कई बार फार्मर्स हमारे लोन नहीं चुका पाते हैं तो उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है किसी चार्जेस से। यहाँ चार्ज का मतलब क्या हो गया? यहाँ चार्ज मतलब वो पैसा वाला, मनी। ओके, जो चार्जेस आपके लगते हैं ना, जो पैसे लगते हैं, किसी पैसे से छूट, जैसे टैक्स में कुछ एग्जेम्पशन कर दिया है। यहाँ चार्जेस मतलब वो दोष वाला मत सोचना, ये मनी वाला, पैसों से थोड़ी सी पैसों में राहत मिल गई, उसके लिए हम लोग एग्जेम्प्टेड यूज करते। व्हाट अ डैश हॉलीडे। इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब है अमर। ओके, जो कभी ना मरे। जैसे मैन इज मॉर्टल, गॉड इज इमॉर्टल। मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी। मेमोरेबल मतलब बड़ा, मेमोरेबल मतलब यादगार, अ थिंग टू बी रिमेम्बर्ड, बड़ा मेमोरेबल, नॉट टू बी फॉरगॉटन। एंड व्हाट इज मोमेंटस? मोमेंटस इज इंपॉर्टेंट। क्या बताओगे, आपका हॉलीडे इंपॉर्टेंट है, टेम्पररी है या अमर है? बड़ा यादगार हॉलीडे, बड़ा मेमोरेबल। ये तो इजी है। मेनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैव रीच्ड द फाइनल स्टेज ऑफ डैश। बहुत सारे प्रोजेक्ट से अंतिम स्टेज पे पहुंच गया। किस चीज का अंतिम स्टेज? अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिश कर लेना मतलब किसी चीज को फिनिश करना। बट यहाँ तो अभी प्रोजेक्ट फिनिश कहाँ हुआ, ये तो अपने अंतिम चरण में, अंतिम स्टेज में है, तो अकम्प्लिशमेंट तो नहीं होगा। इनिशिएशन का मतलब है शुरू करना, बट ये अभी फाइनल स्टेज में आ गया। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब शपथ वगैरह लेना। आंसर इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है लागू करना, वो फाइनल स्टेज में आ गया, अब वो लागू होगा। डैश यू, ये तो इजी है। डैश यू लिव लॉन्ग, जब भी आप किसी को ब्लेस करते हो, किसी को आशीर्वाद देते हो, क्या बोलते हैं? मे यू, जैसे मैं आप लोगों को बोलूंगी मे गॉड गिव यू गुड हेल्थ, मे यू अचीव ग्रेट सक्सेस। तो इसके लिए ब्लेसिंग्स वगैरह के लिए, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, विशेष के लिए हम कभी भी माइट का नहीं यूज करते, शैल का भी नहीं यूज करते, शुड का भी नहीं, मे।
मे यू अचीव ग्रेट हाइट्स, मे गॉड गिव यू अ हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वन, यहाँ पे ऐसा होगा, वन ऑफ द रीजन्स द इम्प्रेशनिस्ट कॉज सच अ स्कैंडल वॉज दैट देयर कलर्स वर टू ब्राइट। ऑप्शंस देखो आप अपने, वन ऑफ द रीजन्स, कारण बताना है, वन ऑफ द रीजन्स, बहुत सारे कारणों में से एक कारण की बात हो रही है, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच, ये तो होगा नहीं, बिकॉज ऑफ विच देयर कलर्स वेर, बिकॉज ऑफ विच का मतलब होता है ना जिस वजह से ये हुआ, तो ये तो होगा नहीं, या तो ड्यू टू होगा या बिकॉज होगा, ऑफ भी नहीं होगा क्योंकि बिकॉज भी कारण बता रहा है, ठीक है, बिकॉज भी कारण बता रहा है और ड्यू टू भी कारण बता रहा है, दोनों रीजन बता रहा है, बट डिफरेंस क्या है, बिकॉज इज अ कंजंक्शन और ड्यू टू इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। बिकॉज कंजंक्शन है, ड्यू टू प्रेपोजिशन है और दोनों कारण बता रहा है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे कंजंक्शन चाहिए या प्रेपोजिशन चाहिए। ये देखो यहाँ कलर सब्जेक्ट है, वर वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है और क्लॉज के साथ हमें कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी ना। आंसर इज बिकॉज। ओके, द पैसेंजर्स वर अफ्रेड बट द कैप्टन डैश देम दैट दो नो डेंजर, घबराने की कोई बात नहीं है, पैसेंजर्स हमारे डरे हुए थे बट कैप्टन ने बोला कि डरने की कोई बात नहीं, बट द कैप्टन सजेस्टेड, सजेस्टेड इज सुझाव देना, प्लीड का मतलब है रिक्वेस्ट करना, मिन्नत करना, एडवाइस तो होगा नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, ईडी नहीं लगा, ये तो होगा। अब आप देखो पैसेंजर डरे हुए थे तो कैप्टन क्या करेगा, उसे रिक्वेस्ट करेगा, सजेस्ट करेगा, मिन्नत करेगा, नो, वो क्या करेगा, अश्योर करेगा। अश्योर करना मतलब होता है मेक श्योर, भरोसा दिलाना, ओके, किसी को मेक श्योर करना, कन्विंस करना, अश्योर करना कि घबराने की कोई भी जरूरत। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, इंसिस्ट। इंसिस्ट करना मतलब है किसी चीज पे जोर डालना, और ये तो सबको पता है इंसिस्ट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, ऑन। इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, ऑन के बाद ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, जीरेंड आता है, तो ये लिविंग जीरेंड है और जीरेंड के पहले कौन सा केस आता है, पोजेसिव केस आता है। नेक्स्ट देखो, प्लीज डोंट डैश, प्लीज डोंट डैश मी व्हेन आई एम स्पीकिंग, जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में दखल नहीं देना है। प्लीज डोंट, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो ये तो इंटरप्टिंग जाएगी, और डू डज डिड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, V1, V1, ये तो V5 है, ये V1 है और ये V4 है, डू डज डिड के बाद V1 आता है ना, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। ओके, द एम ऑफ अ पीस काउंसिल, पीस सैल्वे, पहले तो मीनिंग देख लो, सैल्वेशन, सैल्वेशन का मतलब होता है मुक्ति पाना, मुक्ति, सैल्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब है कोई भी चीज को बचा कर रखना, सेव करना, मेंटेनेंस तो पता ही है, और कल्टीवेशन, ग्रो करने के सेंस में। देखो, द एम ऑफ अ पीस काउंसिल, जो पीस काउंसिल होता है उसका एम क्या होता है, रादर देन क्योर। आपने सुना होगा ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन बचाव से, इलाज से बेटर है कि उस बीमारी से पहले ही बचाव कर लो, बच जाओगे, इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस रादर देन क्योर नहीं, मेंटेन का मतलब तो जो चीज है उसको आगे बढ़ाना, प्रिजर्वेशन होगा, पहले से ही सेव कर लेना किसी चीज को, ना कि बाद में इलाज करना। अब आ जाओ, ही गिव्स, दो और कर लेते, ही गिव्स डैश द क्लास, ही गिव्स एवरीवन, वो हर किसी को क्लास में अपॉर्चुनिटी देता है, दैट इज इन द क्लास। ओके, एंड आ जाओ, हरीश soon gain dash in English, उसने इंग्लिश में डैश गेन किया। एमिनेंसी नहीं होगा, एमिनेंसी मतलब प्रसिद्धि, इंग्लिश में प्रसिद्धि उसने गेन नहीं की है, इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी की है। ये प्रोवेंशियलिज्म तो नहीं होगा, प्रोवेंशियलिज्म तो छोटे छोटे स्टेट्स, प्रांतों को बोला जाता। अब आपके दिमाग में आएगा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज योर कैपेबिलिटी, क्षमता। उसने इंग्लिश में क्षमता गेन नहीं की, उसने इंग्लिश में कुशलता, किसी खास सब्जेक्ट कुशलता, किसी खास फील्ड में आप एक्सपर्ट हो ना, उसके लिए प्रोफिशिएंसी मतलब होता है एक्सपर्ट होना, एफिशिएंट होना। ठीक है, तो चलो अब यहीं पे एंड करते हैं, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।